नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और रोमांच से भरे एपिसोड में। आज हम उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहां हवा भी डर के मारे दम तोड़ देती है, ठीक 9000 मीटर ऊपर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जू किंग और कैप्टन ने ना सिर्फ दुश्मनों को कुचला बल्कि सदियों पुराने रिकॉर्ड्स को भी धूल चटा दी। लेकिन दोस्तों, कामयाबी की इस ऊंचाई पर एक खौफनाक राज उनका इंतजार कर रहा है। आज के चैप्टर्स में हम जाएंगे उस मून टोटम के अंदर छुपी दहशत में, मिलेंगे एक तीसरे देवता से और उतरेंगे घास्ट हॉलो की उन गहराइयों में जहां जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से याद करते हैं कि पिछले एपिसोड के आखिरी पलों में क्या तूफान मचा था। कहानी शुरू हुई थी द हिडन कैप्टन से। कैप्टन जो जू किंग से छुपा रहा था, कैप्टन एक चेचक के दाग वाले आदमी का भेष बदलकर घूम रहा था। वहीं जू किंग ने अपनी तैयारी पूरी की, अपनी आयन स्क्यूअर को अपग्रेड किया और एक रहस्यमयी बूढ़े से एल्केमी के गुर सीखे। इसी बीच सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के ली जी लियांग ने अपनी मौत को दावत दी। उसने जू किंग को उकसाने के लिए 8 सेक्ट कोalition के डिसाइपल्स को गिरफ्तार किया। नतीजा, द डेथ ऑफ ली जी लियांग। शहर के बाहर एक लाइफ एंड डेथ बैटल हुई। जू किंग ने अपनी गोल्डन क्रो की ताकत दिखाई, जो देखने में 5 से 6 हेवनली पैलेसेस जैसी लग रही थी। ली जी लियांग ने इल्यूजन्स यूज करके भागने की कोशिश की, लेकिन जू किंग की गोल्डन क्रो की नजर से कुछ नहीं बच सका। जू किंग ने बेरहमी से उसका गला घोंटा और उसके गोल्ड कोर्स छीन लिए। इस दरिंदगी को देखकर स्वॉर्ड्सनेज कोर्ट के एल्डर्स भी इंप्रेस हो गए। फिर शुरू हुआ असली खेल, क्लाइंबिंग द पिलर। स्वॉर्ड्सनेज कोर्ट ने ऐलान किया कि जो सबसे ऊपर चढ़ेगा उसे ह्यूमन इंपीरियल क्लास टेक्निक मिलेगी। बस फिर क्या था, कैप्टन और किंग च्यू रॉकेट की तरह ऊपर भागे। जू किंग को समझ आ गया कि अब धीरे चलने का वक्त नहीं है। 6000 मीटर पर जू किंग ने आखिरकार कैप्टन को पहचान लिया और कहा, बड़े दिन हो गए कैप्टन। और आखिर में ब्रेकिंग द रिकॉर्ड। 7000 मीटर के ऊपर बिजर्क जोन में कैप्टन ने अपना फोरबिडन नाइटमेयर मैजिक यूज किया और जू किंग ने अपने टैबू पॉइजन कोर से स्पिरिट्स को जहर देकर रास्ता साफ किया। दोनों ने मिलकर 9000 मीटर का सदियों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां उनका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जिसने उनकी आत्मा को हिला दिया, द मून टोटम। एक ऐसी आकृति जो चांद पर बैठी थी और सदियों से सो रही थी। लेकिन क्या होगा जब वो आंखें खोलेंगी? क्या जू किंग और कैप्टन उस देवता के गुस्से से बच पाएंगे? चलिए जानते हैं चैप्टर 361 में। चैप्टर 361 सुप्रीम बिगिनिंग नेदर फ्लाइट पिलर के ऊपर ठीक 9000 मीटर की ऊंचाई पर एक बेहद खास निशान बना हुआ था। एक ऐसी शक्ल जो चंद्रमा पर बैठी थी और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाए हुए थी। हालांकि यह निशान कोई बहुत बड़ा राज नहीं था, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में बात करने से कतराते थे, क्योंकि ये चित्र एक ऐसी चीज को दर्शाता था जो टैबू मानी जाती थी, यानी जिसका जिक्र करना भी मना था। जब स्वॉर्ड सेजेस ने इस पिलर पर कब्जा किया तो उन्होंने इस टोटम की गहराई को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि ये तस्वीर दरअसल रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड के उन चंद्रमाओं में से एक की है जो वहां मौजूद थे। देखिए, रिवियर्ड एंशिएंट कोई छोटी जगह नहीं है। यहाँ हमेशा से सिर्फ एक सूरज या एक चांद नहीं रहा। पुराने जमाने से लेकर आज तक इनकी गिनती कभी फिक्स नहीं थी। अक्सर वक्त के साथ इनकी संख्या बढ़ती ही गई थी। सच तो ये है कि जब उस ब्रोकन फेस वाले देवता का आगमन हुआ, उस वक्त आसमान में 37 सूरज और 37 चंद्रमा मौजूद थे। वो रिवियर्ड एंशिएंट के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे और सब एक साथ चमकते थे। यहाँ तक कि हर कुछ हजार सालों में वो अपनी जगह बदलते थे ताकि उनकी रोशनी हर कोने तक पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद रिवियर्ड एंशिएंट इतना विशाल था कि कई इलाके अंधेरे में ही रहते थे। वहाँ ऐसी प्रजातियां रहती थी जो अंधेरे की आदी थी, और कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने कभी अंधेरा देखा ही नहीं था। लेकिन जब उस देवता के टूटे हुए चेहरे ने दस्तक दी तो सूरज और चंद्रमाओं का भारी नुकसान हुआ। आज के वक्त में रिवियर्ड एंशिएंट के पास सिर्फ 17 सूरज बचे हैं और चंद्रमा तो और भी कम रह गए, सिर्फ 12। वो टोटम जो 9000 मीटर की ऊंचाई पर था, वो इन्हीं 12 बचे हुए चंद्रमाओं में से एक को दर्शाता था। गहरी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये निशान तब बना था जब गॉड डोमेन का एक कल्टिवेटर मारा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो उस चित्र में बने चंद्रमा का उस मारे गए कल्टिवेटर से कोई गहरा रिश्ता था। इंपीरियल कैपिटल से मिली जानकारी के बाद स्वॉर्डसेज कोर्ट ने एक थ्योरी बनाई जिस पर सालों से कई प्रजातियां यकीन करती आ रही थी, और वह बात ये थी कि रिवियर्ड एंशिएंट के इन 17 सूरज और 12 चंद्रमाओं के अंदर देवता सो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी।
दुनिया भर की प्रजातियों के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं था, बस छोटे मोटे संकेत थे, इसलिए इसे सिर्फ एक अंदाजा ही माना जाता था। लेकिन एक चीज थी जो लोगों ने कंफर्म कर ली थी, और वो ये कि गॉड डोमेन्स के अंदर वाकई में देवता मौजूद होते हैं। रिवियर्ड एंशिएंट की अनगिनत प्रजातियों के लिए गॉड डोमेन्स रहस्य, अनजान खतरे और दहशत से भरी जगह थी। सभी बड़ी ताकतें जानती थी कि ये गॉड डोमेन्स कहाँ हैं, क्योंकि इनकी जगह कभी बदलती नहीं थी। पर वहां अंदर जाना नामुमकिन के बराबर था। सिर्फ उनके पास जाने से ही जिस्म थर थर कांपने लगता था, और अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो मौत पक्की थी। सदियों से ये सुना जाता था कि कभी कभी इन गॉड डोमेन से अजीब व गरीब हस्तियां बाहर निकलती हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होता था। इतना कम कि बस कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में इनका जिक्र मिलता था। इन्हें डिस्क्राइब करने के लिए बस एक शब्द इस्तेमाल होता था, गॉड चिल्ड्रन। यही वजह थी कि सॉर्ट सेजेस उस खास टोटम पर इतना ध्यान देते थे, भले ही वो सिर्फ एक पुरानी गुस्से से भरी हुई इच्छा शक्ति का रूप था। पर सॉर्ट सेज कोर्ट के लिए वो एक खजाने से कम नहीं था। अफसोस बस ये था कि जब भी कोई वहां पहुंचता, जरूरी नहीं था कि वो टोटम एक्टिवेट हो। लेकिन शुक्र है आज वो जाग उठा, और सिर्फ जागा ही नहीं, उसने दो अलग अलग दिशाओं में अपनी शक्ति भेजी, एक कैप्टन के दिमाग के समंदर में और दूसरी एक्सू क्विंग के अंदर। एक्सू क्विंग को नहीं पता था कि कैप्टन के साथ क्या हो रहा है। वो बस इतना देख पा रहा था कि उसके अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक नौजवान की रूहानी परछाई उभर आई थी। वो धुंधला था, जैसे अभी गायब हो जाएगा, फिर भी उसके नैन नक्श साफ दिख रहे थे। एक बेहद खूबसूरत और शाही नौजवान। वो इतना परफेक्ट था कि असली नहीं लग रहा था, बिल्कुल किसी छलावे की तरह, बीविचिंग। उसका पूरा शरीर लाल रंग के अनगिनत सील से ढका हुआ था, और उसके माथे पर एक चांद का निशान था। एक्सुचिंग के अंदर आते ही उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन, एक्सप्रेशनलेस हो गया और आंखें खाली। उसने आसमान की तरफ देखकर गहरा झुकाव किया और एक ऐसी जबान में बोलना शुरू किया जो एक्सुचिंग ने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर उसका दिल अपने आप उसका मतलब समझ गया। हे देवी, चमकता हुआ चंद्रमा, हमें रिवियर्ड एंशिएंट का रास्ता दिखाएं। सभी जीव दुख में तड़प रहे हैं, हमें स्वर्ग जैसा आराम और सुकून दें। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, उसके माथे का चांद लाल रोशनी से चमक उठा। जैसे जैसे रोशनी फैली, एक्सुचिंग ने देखा कि उस नौजवान के पीछे एक बड़ा चंद्रमा दिखाई दे रहा है, एक लाल चांद। वो एक्सुचिंग के दिमाग के अंदर तैर रहा था और हर चीज को लाल रंग में रंग रहा था। उसी वक्त उस चांद से निकलने वाला एक बेहद ताकतवर म्यूटाजन, वो जहरीला असर तेजी से बाहर निकला और एक्सुचिंग के जिस्म के कोने कोने में फैलने लगा। उसका सर घूमने लगा। उसने देखा कि उस चांद पर कोई बैठा है, एक औरत लंबे बालों वाली जो अपने हाथों से चेहरा छुपाए हुए थी, बिल्कुल स्थिर। जैसे ही एक्सुचिंग की नजर उस पर पड़ी, उस चांद से एक भयानक दबाव, प्रेशर बाहर निकला। उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस कांप उठा, उसकी आत्मा हिल गई, सब कुछ धुंधला होने लगा और साथ ही धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों जीव एक साथ बोल रहे हों, एक ऐसी ताकत पैदा कर रहे थे जो एक्सुचिंग की आत्मा पर चोटें मार रही थी। दबाव बढ़ता गया और आसपास का म्यूटाजन और भी खतरनाक होता गया। उसके हेवनली पैलेसेस से लेकर उसकी आत्मा की गहराइयों तक, उसके जिस्म से लेकर उसके स्पिरिट सीज और धार्मा एपेचर्स तक, म्यूटाजन हर जगह भर गया। ऐसा लगा जैसे एक्सुचिंग खुद एक पूरी दुनिया बन गया हो और वो चांद उस देवता का टूटा हुआ चेहरा हो। जैसे ही उस देवता की आंखें खुली, सारे जीव अवेकनिंग ऑफ इंसेक्ट्स के दौर से गुजरने लगे, जैसे उनकी बुनियाद ही बदली जा रही हो। उसी वक्त उस चांद से एक ताकतवर डिवाइन विल निकली और एक्सुचिंग की आत्मा को कुचलने लगी, जैसे उसे जबरदस्ती घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हो। देवी को नमन करो, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, एवरलास्टिंग लाइफ। देवी के गॉड डोमेन में आओ, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। एक्सुचिंग के अंदर वो नौजवान की परछाई दर्द में तड़पने लगी। साफ था कि वो चाहता था एक्सुचिंग भी उस डिवाइन विल के आगे सिर झुका दे, लेकिन एक्सुचिंग बस हंस पड़ा। उसके दिल और दिमाग में जान लेने का इरादा उबलने लगा। मुझे किसी से हमेशा की जिंदगी नहीं चाहिए। और रही बात गॉड डोमेन्स की, तो वो देवता किसी भी गॉड डोमेन को 3 बार देखकर बनाता है। तो अगर वो किसी इंसान को 3 बार देखे और वो ना मरे, तब क्या? मैं सच में जानना चाहता हूँ। नहीं, तुम मेरी किस्मत का फैसला करने के लायक नहीं हो। आंखें चमकाते हुए एक्सुचिंग ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गोल्डन क्रो प्रकट हुआ। अपनी तीखी चीख के साथ उसने अंधा कर देने वाली रोशनी छोड़ दी। गोस्ट एम्परर माउंटेन कांप उठा और उसने एक दबाने वाला प्रेशर रिलीज किया। जवाब में उस चांद और उस पर बैठी आकृति ने और भी ज्यादा डिवाइन विल छोड़ दी और एक्सुचिंग पर हमला करने के लिए म्यूटाजन की मात्रा और बढ़ा दी। जब एक्सुचिंग ने यह महसूस किया तो उसने धीमे से कहा, वैसे तुम्हारे पास म्यूटाजन है? खैर, तो मेरे पास भी है। उसके तीसरे हेवनली पैलेस में मौजूद टैबू पॉइजन कोर फट पड़ा और एक काले जहर का बादल तुरंत फैल गया। उसने एक्सुचिंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस को भर दिया और सीधा उस चांद की तरफ लपका। साथ ही एक्सुचिंग का अपना म्यूटाजन भी रिसने लगा और उस चांद पर टूट पड़ा। नतीजा ये हुआ कि चांद के किनारों का रंग बदलने लगा, लाल रंग में अंधेरा घुलने लगा और वो वायलेट बैंगनी होने लगा। यह घटना पहले कभी नहीं हुई थी।
जितने सालों से स्वॉर्ड सेज कोर्ट ने इस टोटम को स्टडी किया था, हमेशा वही होता था जो शुरू में एक्सू क्यूइंग के साथ हुआ। गोस्ट एम्परर द्वारा मारे गए उस नौजवान की रूहानी परछाई आती थी। उसके पास अपना दिमाग नहीं था, ना ही यादें, बस कुछ बची कुची इंस्टिंक्ट्स थी। वो इंस्टिंक्ट अपने आप उस लाल चांद को दिखाती थी और फिर देवता की शक्ति जैसा कुछ रिलीज करती थी जो सब कुछ कुचल देता था। जाहिर है ये शक्ति असली नहीं थी, बस एक भ्रम, इल्यूजन थी। स्वॉर्ड सेज कोर्ट का मानना था कि ये उस नौजवान की बची हुई यादों का एक रूप है। ये उतना ही नकली था जितना पानी में चांद का अक्स, और असली देवता की ताकत से इसका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए स्वॉर्ड सेज कोर्ट के एक्सपर्ट्स इसे दबा पाते थे, और अगर कोई कल्टिवेटर हार भी जाता तो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता था, बस दिमागी तौर पर थोड़ी थकान होती थी। कब्जा होने का कोई खतरा नहीं था, और जहां तक म्यूटाजन की बात थी, उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। आखिरकार वो उतना ताकतवर नहीं था और नेचर में इल्यूजरी था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। एक्सू चिंग का म्यूटाजन दरअसल उल्टा हमला कर रहा था। म्यूटाजन का काम ही है इन्वेड करना, घुसपैठ करना। जैसे जब वो देवता आया था तो उसकी ऑरा ने हर जीवित चीज में घुसपैठ की थी, असली हो या नकली, सब पर असर हुआ था। लेकिन जब म्यूटाजन ही म्यूटाजन पर हमला कर दे तो क्या होता है, यह आज के कल्टिवेटर्स की समझ से परे था। एक्सू चिंग के अंदर वो लाल चांद थरथरा गया। जैसे ही वो हिला, उसके अंदर से एक आह निकलने की आवाज आई, एक गहरी सांस जो सदियों पुरानी लग रही थी, कहीं दूर से आती हुई। ये कोई बोली जाने वाली भाषा नहीं थी, बस एक सांस की आवाज थी। लेकिन जिस पल ये हुआ, एक्सू चिंग के दिमाग में गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके शरीर के अंदर धमाके होने लगे। वो बुरी तरह हिल गया। उसकी आत्मा दर्द से भर गई, जैसे अभी बिखर जाएगी। उसके हेवनली पैलेसेस में दरारें पड़ने लगी, जैसे वो टूट कर गिरने वाले हों। उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस कांप रहा था, जिस्म लर्ज रहा था, अंदरूनी अंग ऑर्गन्स जवाब दे रहे थे। गोस्ट एम्परर माउंटेन हिल गया और गोल्डन क्रो ने एक दर्दनाक चीख मारी। इस सब की वजह से जब एक्सू क्यूइंग उस 9000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था, अचानक उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। उसके शरीर के रोम रोम से खून की फुहार निकली और उसके चारों तरफ खून की धुंध बन गई। बर्दाश्त से बाहर का दर्द उसे तोड़ रहा था और उसके दिमाग में सब कुछ खत्म होने के संकेत मिल रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। नीचे खड़े सभी लोग देख रहे थे कि तभी वो अचानक पिलर से नीचे गिर पड़ा। हजारों लोगों की सांसें अटक गईं। फिर एक खूनी रंग की आकृति तेजी से ऊपर की तरफ गई। ये और कोई नहीं, सब ब्लड स्मेल्टर थे। उन्होंने एक्सू चिंग को हवा में लपका और बेहद गंभीर चेहरे के साथ एक सुनहरी गोली निकालकर उसके मुंह में डाल दी। इससे पहले कि वो एक्सू क्यूइंग की हालत देख पाते, पिलर के उस 9000 मीटर वाले पॉइंट से एक और दर्दनाक चीख गूंजी। अब कैप्टन नीचे गिरे। उनके मुंह से खून उबल रहा था और उनके आसपास भी खून की धुंध थी। लेकिन उनका हाल तो और भी भयानक था। उनका निचला हिस्सा, पेट से नीचे का पूरा बदन ही धमाके के साथ फट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज खा ली थी जो उन्हें नहीं खानी चाहिए थी। सर ब्लड स्मेल्टर की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने दूसरे हाथ से कैप्टन को पकड़ा। एक्सू चिंग उस सुनहरी गोली को खाने के बाद होश में आ चुका था। वो कमजोर लग रहा था और उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस घायल था। लेकिन जब उसने अपने अंदर झांक कर देखा तो उसकी सांसें अटक गईं और आंखें चमक उठीं। वहां एक बहुत ही छोटा सा वायलेट बैंगनी चांद था। भले ही वो छोटा था, पर उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली ताकत निकल रही थी और साफ दिख रहा था कि वो अभी मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। कुछ ही पलों बाद कैप्टन ने भी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक अजीब सा जुनून जल रहा था। वहीं दूसरी तरफ एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से बहुत दूर, सुदूर पश्चिम फार वेस्ट में, जहां इंसान शायद ही कभी जाते होंगे, रात के आसमान में लाल रोशनी चमक रही थी। उन जमीनों पर सूरज कभी नहीं उगता था, इसलिए वहां हमेशा रात रहती थी। आसमान में उस देवता के टूटे हुए चेहरे के अलावा सिर्फ एक ही चीज थी, एक लाल चांद। वो जादुई लाल चांदनी नीचे जमीन पर पड़ रही थी, जो हड्डियों से भरी हुई थी। हवा ने उन हड्डियों को सुखा दिया था और जहां तक नजर जाती बस हड्डियों के ढेर थे। हर तरह की प्रजातियों की हड्डियां, एक के ऊपर एक। अगर कोई खोदना शुरू करे तो पता नहीं कब जाकर मिट्टी मिलेगी। कोई नहीं जानता था कि ये गैर इंसानी जीव कब मरे थे। शायद 1000 साल पहले, शायद उससे भी पहले। लेकिन मरने से ठीक पहले सबने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। अचानक आसमान में उस लाल चांद से एक फुसफुसाहट, विस्पर सुनाई दी। मेरी 2 गॉडली ब्रेथ्स गायब हो गईं। मैं उन्हें वापस भर सकता हूँ। सदियों से यही होता आया है। मुझे ऐसी छोटी बात के लिए जागना नहीं चाहिए, है ना? रुको 1 मिनट। किसी ने मेरा गॉड सोर्स चुरा लिया। कौन था वो? उस आवाज के साथ ही नीचे जमीन पर म्यूटेजन का एक तूफान आ गया, जिसने हर चीज को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। चैप्टर 362 एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के बर्फीले उत्तर नॉर्दर्न टंड्रा में सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर के ठीक बगल में सर ब्लड स्मेल्टर तैयार थे एक्सू क्यूइंग और कैप्टन को वहां से ले जाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अचानक उस विशाल पिलर
पिलर से एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा रोशनी की किरणें फूट पड़ी और सीधा उनकी तरफ लपकी। नीचे खड़ी भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग दंग रह गए। सर ब्लड्समेल्टर की फुर्ती देखने लायक थी। उन्होंने अपनी आस्तीन, स्लीव झटकी और उन सारी किरणों को उनके पहुंचने से पहले ही समेट लिया। फिर बिना वक्त गंवाए वो वहां से उड़ गए। एक्सू चिंग और कैप्टन के एक के बाद एक गिरने से ऐसा लग रहा था कि रैंकिंग का मुकाबला अब खत्म होने की कगार पर है। भले ही बाकी लोग अभी भी पिलर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनमें से किसी के पास भी फर्स्ट प्लेस लेने का दम नहीं था। सबसे ज्यादा उम्मीद क्वीन क्यू से थी, जो इस वक्त 8700 मीटर के निशान को पार कर चुकी थी। दांत भिंचकर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्वॉर्डसेज कोर्ट के बुजुर्ग एल्डर्स, जो सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उन्होंने सर ब्लड्समेल्टर को, एक्सू किंग और चैन अर्न्यू को ले जाते हुए देखा। इन दोनों छोकरों ने जरूर उस टोटम की ऑरा का कुछ हिस्सा चुरा लिया है। हमने सालों तक उस टोटम की ऑरा पर रिसर्च की है और वो बेहद रहस्यमयी है। अफसोस आज तक कोई उसे अपने अंदर समा नहीं पाया, सिर्फ बाहर से इस्तेमाल कर पाया है। ये ऐसी चीज है जो उनके बस की बात नहीं। हमारे नियम और सिस्टम के हिसाब से हम किसी को भेजकर वो ऑरा वापस ले सकते हैं और बदले में उन्हें मिलिट्री क्रेडिट्स दे देंगे। हाँ, अगर वो राजी ना हो तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जब तक एल्डर्स इस मामले पर फैसला ले रहे थे, क्वीन क्यू आखिरकार 8790 मीटर पर रुक गई। ये उसकी हद थी। इससे आगे जाना उसके लिए नामुमकिन था। अगर वो कोशिश करती तो शायद पहुंच भी जाती, लेकिन इससे उसकी फाउंडेशन हिल सकती थी। और वैसे भी 9000 मीटर तक पहुंचना तो सपने जैसा था। भारी मन से क्वीन क्यू ने अपनी पकड़ ढीली की और नीचे कूद गई। क्वीन क्यू के गिरने के साथ ही लगा कि मुकाबला खत्म हो गया, लेकिन अभी तो 6 घंटे की लिमिट में से सिर्फ आधा वक्त ही बीता था। और तभी सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर के पास से कोई बाहर निकला। एक लंबा, खूबसूरत नौजवान, चेहरे पर गजब का सुकून, और उसका लंबा नीला चोगा रोब हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे पानी बह रहा हो। उसकी आंखें सबसे खास थीं, बेहद चमकदार। उनकी पुतलियों में जादुई निशान, मैजिकल सिंबल्स तैर रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके आसपास की हवा मुड़ रही थी, बिखर रही थी, जैसे उसकी किसी टेक्निक का असर हो। सच तो यह है कि ऐसा लग रहा था वो स्पेस को ही काट कर आगे बढ़ रहा हो। गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स में ऐसा नजारा देखना बहुत ही नायाब बात थी। उसके आते ही सबका ध्यान उस पर चला गया। कई लोगों की सांसें अटक गईं। लोगों के चेहरों पर इज्जत और डर दोनों साफ दिख रहे थे, और भीड़ खुद ब खुद हटने लगी ताकि उसे रास्ता मिल सके। यह सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का डाओ चाइल्ड था, जांग सियुन। बड़े आराम से टहलते हुए वो आगे बढ़ा। उसे कीड़े मकोड़ों के साथ रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक्सू किंग और बाकी लोगों के साथ पिलर चढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वो इंतजार कर रहा था कि जब सब हार मान लें तब वो मैदान में उतरेगा। सबकी नजरें उस पर थीं। वो पिलर के पास पहुंचा और चढ़ना शुरू किया। एक कदम और उस एक छलांग ने उसे सीधा 3000 मीटर तक पहुंचा दिया, बिना रुके। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन कोई शोर नहीं, कोई ताली नहीं, जैसे सबको उम्मीद थी कि वो यही करेगा। आखिरकार एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में इंसानों के बीच वो इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन शिष्य था। स्वॉर्डसेज एल्डर्स का ध्यान भी अब उस पर टिक गया। यह जांग सियू वाकई कमाल है। इसे अभी से एक क्वाजी स्वॉर्डसेज मान सकते हो। इसके सेक्ट ग्रैंडफादर कोई और नहीं, डाओइस्ट साउथ आर्बिटर हैं, जो काउंटी के स्वॉर्डसेज पैलेस के 4 ऑनर गार्ड्स में से एक हैं। भले ही टेक्निकली उनका रैंक हमारे बराबर है, लेकिन पैलेस में काम करने की वजह से हमें उन्हें देखते ही एक्सॉल्टेड कहकर बुलाना पड़ता है। मैंने सुना है कि डाओइस्ट साउथ आर्बिटर ने जांग सियून से पूछा था कि क्या वो सिलेक्शन प्रोसेस स्किप करना चाहता है, लेकिन उस लड़के ने मना कर दिया। उसने कहा वो हिस्सा लेना चाहता है। वो सही तरीके से स्वॉर्डसेज बनना चाहता था, ताकि बाद में वो अपने दादा के नाम का फायदा उठाकर स्वॉर्डसेजेस में अपना रुतबा बढ़ा सके। ये दिखाता है कि उसे खुद पर कितना भरोसा है। सिर्फ 3 स्पॉट्स हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक स्पॉट तो पहले से ही उसका है। इस बार उम्मीद से ज्यादा होनहार लोग आए हैं। देखते हैं वो 3 स्पॉट्स किसे मिलते हैं। एल्डर्स अभी बात ही कर रहे थे कि जांग सियून ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। 3000 मीटर से सीधा 5100 मीटर, और फिर बिना किसी मेहनत के 6000 मीटर। वहां पहुंचकर उसने बस एक पल के लिए सांस ली और फिर दोबारा टॉप स्पीड पकड़ ली। 6600 मीटर, 7200 मीटर, 7800 मीटर। अगर कोई ध्यान से देखता तो पता चलता कि वो थोड़ा हाँफ रहा था। आखिरकार उस ऊंचाई पर रैंकुरस विल के हमले बहुत तेज थे, लेकिन तभी एक छतरी अम्ब्रेला अचानक प्रकट हुई और उसे अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी से ढक दिया। ये उसका लाइफ लैंप था। एक्सू चुइंग की काली और सतरंगी छतरियों से बिल्कुल अलग यह छतरी शुद्ध सफेद, प्योर व्हाइट थी, और इससे एक पवित्र एहसास हो रहा था, जैसे सफेद आग जल रही हो। यह एक उल्टी लटकी हुई पहाड़ी जैसी लग रही थी, जिससे दिव्य शक्ति निकल रही थी। ये थी व्हाइट माउंटेन होली फ्लेम लैम्प। उस पहाड़ी के चारों तरफ सफेद आग का समंदर बह रहा था, जो आसपास की हवा को भी जला रहा था, और उसके नीचे जांग सियू भी सफेद आग में लिपटा हुआ था। उसकी नीली रोब के साथ वो सफेद चमक एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रहा था, और उसकी शांत आंखों में एक देवता जैसा तेज था। तभी उसके पीछे से एक तीखी चीख गूंजी। हवा के चिथड़े उड़ गए जब एक विशाल सफेद ड्रैगन उसके अंदर से निकला और उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसके 2 लंबे विस्कर्स हवा में लहरा रहे थे।
ये नजारा ऐसा था जैसे जांग सियून कोई दूसरी दुनिया का इमॉर्टल हो जिसके सामने एज्योर ड्रैगन भी झुक जाए। नीचे जमीन की तरफ देखते हुए उसने सोचा, वो कीड़े जो मुझसे पहले गए थे वो मुझसे ऊपर खड़े होने के लायक नहीं हैं। अब वो देखेंगे कि कैसे मैं उनके रिकॉर्ड्स को कुचलता हूँ। और बस वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ा बिना किसी रुकावट के। 8,100 मीटर, 8,400 मीटर, 8,700 मीटर। जहाँ किंग क्यू हार मान गई थी उस जगह को पीछे छोड़ते हुए वो 9,000 मीटर तक पहुंच गया। उसका इरादा और ऊपर जाने का था, लेकिन तभी बिल्कुल पहले की तरह उस अजीबोगरीब मून टोटम से एक रोशनी चमकी। तीसरी बार जांग सियू का पूरा शरीर हिल गया। रिवियर्ड एंशिएंट के सुदूर पश्चिम फार वेस्ट में, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर से बहुत दूर, जहां हमेशा रात रहती है और आसमान में लाल चांद लटकता है, वहां से एक धुंधली अजीब सी आवाज आई। मेरा गॉड सोर्स किसने चुराया? हाँ, ओ तो तुम थे वो। जैसे ही वो आवाज गूंजी, सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर 9,000 मीटर की ऊंचाई पर खड़े जांग सियून के चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो पूरी तरह दंग था। उसकी आंखों का सुकून गायब हो गया और उसकी जगह खौफ ने ले ली। यकीन ही नहीं हो रहा था। दिमाग सुन्न पड़ गया था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक ऐसी ताकत जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उसे डुबो रही है। ऐसा लगा जैसे कोई देवता उतर आया हो, गुस्से और तबाही से भरा हुआ। ये इतना अचानक हुआ कि वो किसी विशाल दानव की उंगली के नीचे दबे एक मामूली कीड़े जैसा महसूस करने लगा। बेबस, कमजोर। उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और साथ ही खून का फव्वारा। पट पट की आवाजें आने लगी जब उसके शरीर के रोम छिद्रों और से खून की फुहार निकलने लगी। उसकी लाइफ लैंप वाली छतरी मध्यम पड़ गई, जैसे अभी बुझ जाएगी। उसके पीछे वाले सफेद ड्रैगन ने एक दर्दनाक चीख मारी और आधा फट गया। बचा हुआ हिस्सा खून से लाल हो गया। जांग सियू का हाल भी वही हुआ। उसके पैर धमाके के साथ फट गए। उसका बाकी शरीर, हाथ, धड़, सब मांस का एक लोथड़ा बनकर रह गया। जैसे जैसे मौत का साया उस पर फैल रहा था, उसके चेहरे पर निराशा और गहरी उलझन थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था। सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी से एक साया गोली की रफ्तार से निकला और उसी वक्त स्वॉर्ड सेज एल्डर्स ने भी हरकत की। एल्डर्स कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे। भले ही एक्सू चेंग और चेन अर्न्यू बुरी तरह घायल हुए थे, पर उनकी चोटें जानलेवा नहीं थी। लेकिन जांग सियू, ऐसा लग रहा था जैसे उसका अस्तित्व ही मिटने वाला है। वो चुपचाप खड़े होकर एक चोजन को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते थे। पलक झपकते ही सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी वाला शख्स वहां पहुंच गया। स्वॉर्ड सेज एल्डर्स को मिलाकर कुल 4 वॉइड रिटर्निंग कल्टिवेटर जांग सियून को बचाने के लिए आ गए थे। सुप्रीम आर्बिटर वाला शख्स एक बुजुर्ग था। बिना एक पल गवाए उसने ढेर सारी कीमती चीजें निकाली, जिसमें एक बेहद अनमोल सुप्रीम आर्बिटर पिल भी थी। ये गोली असल में जांग सियू के लिए किसी नाजुक वक्त पर ब्रेक थ्रू के लिए रखी गई थी, पर अब सोचने का वक्त नहीं था। उस गोली की भयानक लाइफ फोर्स और साथ में अनगिनत दूसरी दवाइयां, बस यही चीजें थीं जिन्होंने जांग सियू की बची कुची सांसें अटका रखी थीं। इतना करने के बाद उस बुजुर्ग ने बेहोश और अधमरे जांग सियून को अपनी गोद में उठाया। स्वॉर्ड सेज एल्डर्स की तरफ देखकर वो बोला, एक्सॉल्टेड एल्डर्स, आखिर हुआ क्या? तीनों एल्डर्स भी हैरान थे। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर बने उस टोटम को देखकर उन्होंने फीकी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। हम तुरंत इसकी जांच करेंगे। सुप्रीम आर्बिटर के बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और जांग सियून को लेकर वहां से चले गए। घटना खत्म हो चुकी थी। स्वॉर्ड सेज कोर्ट ने तुरंत उस पिलर को सील कर दिया और किसी के भी चढ़ने पर रोक लगा दी। फिर वो पिलर की जांच में जुट गए। हैरान भीड़ की नजरों के सामने जांग सियून को सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के गैरिसन में ले जाया गया, जहां उसके इलाज में पानी की तरह पैसा बहाया गया। जांग सियून कोई आम इंसान नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 दिन में वो रिकवर हो गया। लेकिन ना तो उसे, ना उस बुजुर्ग को और ना ही स्वॉर्ड सेज कोर्ट को कभी पता चला कि उसके जिंदा बचने की असली वजह क्या थी। जांग सियून के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के एक गहरे कोने में छुपा हुआ था एक लाल चांद। उस चांद के ऊपर एक आकृति बैठी थी, अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाए हुए। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आकृति के चेहरे पर कोई नाक नक्शा नहीं था। उसका चेहरा अनगिनत छोटे छोटे छेदों, होल से भरा हुआ था जो कुलबुला रहे थे और उन सबसे ताजा खून बह रहा था। ये नजारा बहुत ही अशुभ, इनऑस्पिशियस था। ये वो नहीं था। चोर जरूर मेरे जैसा ही कोई होगा। वापस लौटने के बाद मैं उस चोर को ढूंढूंगा और उसे खा जाऊंगा। यह शरीर अभी कमजोर है, इसे ताकतवर बनने के लिए वक्त चाहिए। तब तक मैं सोता रहूंगा। चांद से आती हुई वो फुसफुसाहट धीमी होती गई और गायब हो गई। जांग सियून के पास ये जानने की कोई ताकत नहीं थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसे लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन सच्चाई यही थी कि उसके जिंदा रहने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो गलतफहमी। वहीं दूसरी तरफ 8 सेक्ट कोएलिशन के गैरिसन में एक्सू च्विंग, जो पालती मारकर मेडिटेशन में बैठा रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी डर का साया था और गहरा आश्चर्य भी, जब उसने सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के गैरिसन की दिशा में देखा। चैप्टर 363। एक्सू चिंग को कुछ साफ साफ महसूस नहीं हो रहा था। बस दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, एक अनजान डर जो बिना किसी वजह के पैदा हो गया था। वहां, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी चौकन्नाई बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ दिन सिर्फ रिकवरी में गुजरे थे, क्योंकि उसे काफी गहरी चोटें आई थी।
अब जब वो काफी हद तक ठीक था, उसने अपना ट्रांसमिशन जेट स्लिप निकाला और हाल ही में हुई घटनाओं की जानकारी लेने के लिए मैसेज भेजा, खासकर सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के बारे में, जिससे उसने पूछा। वो कोई और नहीं बल्कि सर ब्लड स्मेल्टर थे। एक्सू च्विंग जानता था कि सिर्फ शुक्रिया कहना काफी नहीं होगा। जब वो पिलर के 9000 मीटर वाले पॉइंट से गिरा था तो सबसे पहले सर ब्लड स्मेल्टर ने ही रिएक्ट किया था। एक्सू क्विंग ये बात कभी नहीं भूलने वाला था, ना ही उन ढेर सारी दवाइयों को जो उन्होंने उसकी रिकवरी के लिए दी थी। जब कोई उसके साथ अच्छा करता था, एक्सू क्विंग उसे हमेशा याद रखता था, और जो बुरा करते थे उन्हें भी। कुछ ही पलों में जवाब आ गया। पेट्रियार्क ने टोटम से जुड़ी हर बात बता दी, सूरज और चांद के खत्म होने की कहानी से लेकर उस रात तक की आसमान में उस टूटे हुए चेहरे के अलावा और भी देवता मौजूद हैं। सुनने के बाद एक्सू क्विंग दंग रह गया। ये जानकारी हिला देने वाली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ये सब कुछ उसके अपने अनुभव से बिल्कुल मेल खा रहा था। अचानक उसे गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियाड स्पिरिट्स की याद आई और उस विशाल रथ चैरियट की तस्वीरें जो एक देवता खींच रहा था। उसे हमेशा अजीब लगता था कि रथ पर सूरज के मरने की कहानी खुदी हुई थी, फिर भी आसमान में एक सूरज मौजूद था। अब उसे जवाब मिल गया था। उस रथ में बैठा नौजवान उन्हीं गिरे हुए सूरजों में से एक था। पेट्रियार्क ने कहा कि वो टोटम रिवर्ड एंशिएंट के बचे हुए 12 चंद्रमाओं में से एक को दर्शाता है। ये मेनलैंड के सुदूर पश्चिम में है, यहाँ से बहुत दूर। और तो और ज्यादातर प्रजातियां मानती हैं कि सूरज और चांद के अंदर देवता सो रहे हैं। मुझे अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उस चांद से सांस लेने की आवाज आई थी, और फिर उस नौजवान की रूह के बोले हुए शब्द। जवाब बिल्कुल सामने था, एक देवता। मैंने म्यूटाजन इन्वेजन का इस्तेमाल करके उस वायलेट मून को चुराया। क्या ये सच में उस देवता की शक्ति का हिस्सा है? एक्सू च्विंग ने अपनी चेतना को उस वायलेट मून की तरफ मोड़ा जो उसके दिमाग के समंदर में था। ये लाल चांद का शायद लाखों हिस्सा भी नहीं था, फिर भी बेहद खौफनाक था। सच कहूं तो बस उसे देखकर ही एक्सू किंग के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही एहसास था जो आसमान में उस देवता के बंद आंखों वाले टूटे चेहरे को देखकर होता था, लेकिन डर के बावजूद उसे कोई तुरंत खतरा महसूस नहीं हुआ। वो वायलेट मून अब उससे गहराई से जुड़ा हुआ था और उस पर उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल भी था, बहुत ही मामूली कंट्रोल। फिलहाल उससे कुछ भी करना बेहद मुश्किल था। ज्यादा से ज्यादा वो उसकी थोड़ी ऑरा बाहर निकाल सकता था। म्यूटेजन मुझसे आया था, इसलिए म्यूटाजन जिस चीज को भी इन्वेड करेगा वो मेरा हिस्सा बन जाएगी। इस बात का पक्का यकीन होने पर उसने आसमान की तरफ देखा। क्या इसका मतलब ये है कि जब ऊपर वाला देवता म्यूटेजन नीचे भेजता है तो जिस चीज को भी वो इन्फेक्ट करता है वो उसके कंट्रोल में आ जाती है? कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी जब उसे अचानक कैप्टन का ख्याल आया। कैप्टन को भी वही मिला जो मुझे मिला, फर्क बस इतना है कि उनका पेट फट गया। इसका मतलब उन्होंने उसे खाने की कोशिश की होगी, बिल्कुल मेरी तरह नहीं। जेड स्लिप निकालकर उसने कैप्टन को मैसेज भेजा और अपने नतीजे बताए। कैप्टन, अगर आपने उस एनर्जी का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब किया है तो ये खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं, चिंता मत कर, मैंने बस थोड़ा ज्यादा खा लिया, बस यही बात है। अगर ये सच होता कि कोई देवता मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकता है तो अब तक ढेर सारे देवता लड़ रहे होते कि मैं किसका हूँ। छोटे आ किंग, जलने की जरूरत नहीं है। लड़कियां तेरे लिए लड़ती हैं और मेरे केस में देवता लड़ते हैं। कैप्टन जोर से हंसा। वैसे भी हो सकता है कि मेरे अंदर जो सील है वो कोई मामूली चीज ना हो। क्या पता मेरे अंदर भी कोई देवता सील हो। इसलिए तुझे मेरी मदद करनी चाहिए। अपना हिस्सा भी मुझे दे दे, मैं तेरा दर्द बांट लूंगा। रहने दीजिए कैप्टन। एक्सू चिंग ने जेड स्लिप बंद कर दी। अपने बड़े भाई को जितना वो जानता था, ऐसी बातें करने का मतलब यही था कि वो संभाल लेंगे। रही बात उनके अंदर देवता सील होने की, एक्सू चिंग को उस पर भरोसा नहीं था। थोड़ा वक्त लेकर अपने ख्यालों को शांत करने के बाद उसने उस डर का विश्लेषण एनालिसिस शुरू किया जो सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी की तरफ से महसूस हुआ था। सुप्रीम आर्बिटर का डाउ चाइल्ड 9000 मीटर से गिरा और करीब करीब मारा गया, जिस्म और आत्मा दोनों से। जो कुछ भी गलत हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो तीसरा इंसान था जो 9000 मीटर तक पहुंचा। यहाँ तक सोचने के बाद कुछ संभावनाएं उसके दिमाग में आईं। क्या ये हो सकता है कि जब मैंने और कैप्टन ने उस देवता की एनर्जी चुराई तो वो जाग गया, और फिर जब उसने जांग सियून को देखा? एक्सू क्विंग की आंखें फैल गईं। यह संभावना बहुत ज्यादा लग रही थी। इससे ये समझ आता था कि जांग सियून क्यों मरते मरते बचा, लेकिन यह बात हजम नहीं होती। अगर वो देवता सच में जाग गया होता तो जांग सियून जैसा मामूली गोल्ड कोर कल्टिवेटर जिंदा नहीं बच सकता था। वो कब का खत्म हो चुका होता। जितना वो सोचता उतना ही घबराहट बढ़ती जाती। अगर जांग सियून जिंदा बच गया तो मुझे डर और खतरा क्यों महसूस हो रहा है? और गहराई में जाने पर उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब एक भयानक ख्याल आया। जांग सियून की मौत के करीब पहुंचना उस लाल चांद से जुड़ा था और उसका जिंदा बचना भी उसी चांद से जुड़ा है। उसकी चौकन्नाई पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। वो पूरी तरह श्योर नहीं हो सकता था, लेकिन हर वक्त सतर्क रहना ही सबसे बेहतर था। 7 दिन बीत गए और स्वॉर्ड सेज भर्ती के लिए असली लड़ाई शुरू होने का वक्त आ गया। इन 7 दिनों में काफी कुछ खास हुआ, जैसे कि पिलर की जांच खत्म नहीं हुई, जिसका मतलब था कि किसी को भी चढ़ने की इजाजत नहीं थी। एक्सू किंग थोड़ा निराश था। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गोस्ट एम्परर माउंटेन अब और भी असली लगने लगा था और उसका चेहरा अब
अब 90% एक्सू चिंग जैसा दिखता था। उसके हाथ में जो स्टाफ बन रहा था वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा था, बल्कि साफ दिखाई देने लगा था। फाइनल रैंकिंग्स का फैसला हो चुका था। शू चिंग, चेन अर्न्यू और जांग सियून तीनों ने 9000 मीटर टच किया था, इसलिए तीनों फर्स्ट प्लेस पर थे। उन सबको उस इंपीरियल क्लास टेक्निक को समझने का एक मौका मिलने वाला था, लेकिन ये मौका अभी नहीं, भर्ती खत्म होने के बाद मिलना था। पेट्रियार्क ने एक्सू चिंग को पिलर के इनाम भेज दिए थे। अफसोस सब एक साथ आए थे तो बताना मुश्किल था किसका क्या है, इसलिए पेट्रियार्क ने फैसला किया कि एक्सू चिंग की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे 70% मिलेगा और चेन अर्न्यू को 30-30। कैप्टन बहुत खुश थे, एक्सू चिंग को बहस करने का मन नहीं था। इनामों में से एक लेगेसी टेक्निक थी गोल्ड स्लॉटर सीक्रेट। इसे सीखने से सुनहरी धातु मेटालिक एनर्जी पर कंट्रोल मिलता था, जिसे एक खतरनाक हथियार में बदला जा सकता था। एक्सू किंग ने इसे सीखकर कैप्टन को दे दिया। कैप्टन जानते थे कि एक्सू चिंग को सेप्टेनरी गोल्ड मेटल एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से की सारी एनर्जी एक्सू चिंग को दे दी। एक्सू चिंग बाकी सब बेचने वाला था, पर कैप्टन ने समझाया कि सी सीलिंग काउंटी की राजधानी में ये सब काम आएगा, इसलिए एक्सू क्विंग ने सब संभाल कर रख लिया। कैप्टन और एक्सू क्विंग ने बात की कि क्या स्वॉर्ड सेज कोर्ट उनसे टोटम की एनर्जी चुराने के बारे में सवाल करेगा। कैप्टन ने सुझाव दिया कि ये सच बोलने का अच्छा मौका है और उन्हें वो एनर्जी वापस कर देनी चाहिए। एक्सू चिंग को मानना पड़ा कि बात में दम है, लेकिन अफसोस एक्सू चिंग ऐसा कर नहीं सकता था। उसके पास जो एनर्जी थी वो लाल चांद की नहीं, बल्कि वायलेट चांद की थी। कैप्टन ने फिर भी अपनी एनर्जी निकाली और एक्सू क्विंग को थमा दी। एक्सू किंग कैप्टन की इस दरियादिली से हैरान था। ये इसलिए क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ। अभी प्लानिंग स्टेज में है, जब वक्त आएगा मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। इस बार मैं कुछ ऐसा खाने वाला हूँ जो पेट भर देगा। एक्सू क्विंग ने एक पल के लिए सोचा। अभी के लिए उसके पास इतनी सेप्टेनरी गोल्ड मेटल एनर्जी थी कि वो उस लोहे की सीख आयरन स्क्यूअर को पूरी तरह एक स्पिरिट वेपन में बदल सके। जब यह प्रोसेस पूरा हुआ, पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर उसमें वापस जा सके। बस एक पल लगा, वह काली सीख तुरंत और ताकतवर हो गई। फिर जब उसमें पेट्रियार्क की लाल ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग मिली तो उसमें 3 हेवनली पैलेसेस जितनी मारने की शक्ति आ गई। एक्सू क्विंग ने उसे हाथ में तोला और काफी खुश दिखा। शैडो को दूसरे नंबर पर रहना पसंद नहीं आ रहा था, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो बस डिवाइन विल के जरिए एक्सू क्विंग को इमोशनल सिग्नल्स भेज सकता था, ये दिखाने के लिए कि वो कितना आज्ञाकारी है। साथ ही उसने उस वायलेट मून को लेकर अपना डर और उम्मीद दोनों जाहिर की। एक्सू क्विंग को शैडो पर थोड़ा तरस आया, इसलिए उसने उसे चांद के पास जाने दिया। शैडो डरते डरते आगे बढ़ा और फिर ऐसे झुका जैसे कोई भेड़िया चांद को नमन कर रहा हो। फिर उसने वहां ध्यान से कल्टीवेशन शुरू की। एक्सू चिंग के लिए ये नजारा अजीब था, पर इससे उसे वायलेट मून को समझने में मदद मिली। शायद ये वायलेट मून मेरे 5वें हेवनली पैलेस का कोर बन सकता है। उसका तीसरा पैलेस तैयार था और चौथे का प्लान भी बन चुका था। कोर होगा उसका ब्लू ग्रीन ड्रैगन और वो बनेगा उसका लाइफ एसेंस पैलेस। आमतौर पर लाइफ एसेंस हेवनली पैलेस जो ची कंडेंसेशन में फॉरबिडन सी ड्रैगन वेल से मिली समझ से बनता है, वही पहला पैलेस होता है। लेकिन एक्सू क्विंग का रास्ता अलग था। उसके 2 लाइफ लैम्प्स पैलेस बन गए और तीसरा उसने टैबू पॉइजन पिल से बनाया, इसलिए उसका लाइफ एसेंस पैलेस चौथा होना तय था। जब उसने ली जिलियांग के 4 गोल्ड कोर्स को अपने क्रिस्टलीन हेवनली पैलेसेस से निकाला तो वो एक्सू क्विंग के चौथे पैलेस का हिस्सा बन गए। जैसा वो देख पा रहा था, चौथा पैलेस पूरा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। इन 7 दिनों के दौरान स्वॉर्ड सेजेस एक्सू किंग और कैप्टन को ढूंढते हुए आए। उन्होंने बताया कि उन्हें गॉड डोमेन टोटम और उसकी एनर्जी के बारे में पता है और अगर वो उसे लौटा दें तो उन्हें मिलिट्री क्रेडिट्स मिलेंगे। स्वॉर्ड सेजेस में प्रमोशन के लिए मिलिट्री क्रेडिट्स जरूरी होते हैं और अगर वो स्वॉर्ड सेज ना भी बने तब भी इन क्रेडिट्स से स्वॉर्ड सेज कोर्ट की खास कल्टीवेशन आइटम्स खरीदी जा सकती हैं। एक्सू चिंग और कैप्टन ने बात की। थोड़ा हिचकिचाने का नाटक करने के बाद आखिरकार उन्होंने एक एनर्जी स्ट्रीम वापस कर दी। 7 दिन खत्म होने पर वो घड़ी आ गई जिसका सभी कल्टीवेटर्स को इंतजार था, रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन कंपटीशन। हजारों लोग हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन सिर्फ टॉप 10 ही पास होंगे। सिर्फ वो 10 लोग ही असली असेसमेंट में बैठने के लायक माने जाएंगे। सिर्फ वही असली स्वॉर्ड सेज बन पाएंगे। चैप्टर 364। स्वॉर्ड सेजेस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए थे और उनका चुनने का तरीका आम सेक्ट से बिल्कुल अलग था। यहाँ शर्तें, क्वालिफिकेशंस कहीं ज्यादा सख्त थी और सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोसेस 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले हिस्से में हिस्सा लेने वालों को सिर्फ अगले राउंड में जाने का हक पाने के लिए लड़ना था। ये वो फेज था जहां ज्यादातर डिसाइपल्स बाहर हो जाते थे ताकि दूसरे फेज के लिए भीड़ कम हो सके। इस वक्त एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के कोने कोने से आए अलग अलग सेक्ट्स के कुल 2793 डिसाइपल्स मौजूद थे जो इस वंस अ डेकेड मौके का फायदा उठाना चाहते थे। अगले फेज में जाने के लिए उन्हें टॉप 10 में आना जरूरी था। सिर्फ 10 लोग ही दूसरे फेज में हिस्सा लेंगे क्योंकि स्वॉर्ड सेजेस को सिर्फ कुछ बेहद खास लोग चाहिए थे। फिनाले
फिनाले एक तरह की तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज जैसा होने वाला था, जिसमें मौजूद सॉर्ड सेजेस भी शामिल होंगे। परंपरा के मुताबिक सिर्फ गिने चुने लोग ही कामयाब होंगे ताकि इस इवेंट की गंभीरता बनी रहे। ये भर्ती हर 10 साल में होती थी और आखिर में 5 लोगों को चुना जाता था। उनमें से 3 ऑफिशियल सॉर्ड सेजेस बनते थे और 2 एडजंक्ट सॉर्ड सेजेस। ऑफिशियल सॉर्ड सेजेस पूरी तरह से सॉर्ड सेज माने जाते थे, जिनके पास एक कमांड सॉर्ड होती थी और उन्हें ग्रैंड एम्परर का आशीर्वाद प्राप्त होता था। वो असली सॉर्ड सेज थे जिन्हें जमीन और आसमान दोनों मानते थे। एडजंक्ट सॉर्ड सेजेस को कमांड सॉर्ड नहीं मिलती थी, लेकिन आशीर्वाद जरूर मिलता था। उन्हें सी सीलिंग काउंटी के सॉर्ड सेज पैलेस जाना होता था, जहां उनका दोबारा असेसमेंट होता था। यह एक डेप्यूटी पोजीशन थी जिसे जमीन आसमान की मंजूरी नहीं थी और ये सॉर्ड सेज एल्डर्स की निगरानी में रहते थे। दूसरे फेज शुरू होने से पहले बोनस पॉइंट्स कमाने के मौके थे। ये पॉइंट्स बैटल स्पिरिट सिंबल्स को समझने और सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर रैंक हासिल करने से मिलते थे। आसमान गहरा नीला था, जिसमें सफेद बादल बिखरे हुए थे। दोपहर का सूरज जमीन पर चमक रहा था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। ऊपर से आती हुई धूप नीचे बिछी बर्फ से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही थी। इस कॉन्ट्रास्ट ने हर चीज को ठंडा बना दिया था। उत्तर नॉर्थ से चलती हुई हवा अपने साथ बर्फ के फाहे उड़ा रही थी और वहां जमा लोगों को ठिठुरा रही थी। नेदरफ्लाइट सिटी में जमा हुए 2793 सेक डिसाइपल्स और रोग कल्टिवेटर्स के लिए पिलर के ऊपर सॉर्ड सेज कोर्ट से एक तलवार की गूंज थ्रम सुनाई दी। एक बुलावा। एक्सू चिंग और कैप्टन वहां खड़े थे साथ में और आसमान की तरफ देख रहे थे। एक्सू किंग का चेहरा शांत था, जबकि कैप्टन की आंखों में बेसब्री थी। एक्सू किंग को बिल्कुल हैरानी नहीं थी कि कैप्टन ने क्वालिफाई कर लिया है। आखिरकार वो लंबे अरसे से इस इवेंट की तैयारी कर रहे थे। एक्सू किंग की दिलचस्पी अगर किसी में थी तो वो था सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का डाओ चाइल्ड जांग सियून, जो थोड़ी ही दूर खड़ा था। तू उस पर नजर रख रहा है? कैप्टन ने पूछा। एक्सू किंग ने कैप्टन की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। कैप्टन हल्के से हंसे। तुझे भी महसूस हो रहा है ना? एक्सू चिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वो कैप्टन से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी ऊपर से दोबारा तलवार की गूंज सुनाई दी। 3 आकृतियां सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर के ऊपर से उतरती हुई दिखाई दी। 2 बुजुर्ग थे और एक अधेड़ उम्र मिडिल एज्ड का आदमी। तीनों ने सरकारी वर्दी पहन रखी थी और उनका रोब ऐसा था जैसे उनके होने से ही जमीन आसमान हिल रहे हों। वो बेहद गंभीर लग रहे थे। दोनों बुजुर्गों की आंखों में हजारों डाउ लेनीमेंट्स तैर रहे थे और वो मिडिल एज्ड कल्टिवेटर, वो तो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसके पीछे अनगिनत परछाइयां घूम रही थी, एक के बाद एक, जो सीधा आसमान से जुड़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजर जिस चीज पर पड़ेगी उसे बदल कर रख देगी। उनका प्रेशर नीचे खड़े कल्टिवेटर्स पर किसी बोझ की तरह गिर रहा था, जिससे सबके चेहरों पर इज्जत और डर दोनों आ गए। फिर एक आवाज उन 2793 कल्टिवेटर्स तक पहुंची, जैसे बादलों की गरज हो। पहले एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर में हमारे रिक्रूटमेंट इवेंट्स में मौत की संभावना कम होती थी, लेकिन आज का सिलेक्शन पहले से अलग होगा। सॉर्ड सेज कोर्ट ने फैसला किया है कि यह मुकाबला एक घास्ट हॉलो में होगा। इस बात पर ज्यादातर लोगों के चेहरों पर सवालिया निशान आ गए। आखिरकार बहुत कम लोग जानते थे कि घास्ट हॉलो क्या होता है। सिर्फ कुछ बड़े सेक्ट्स के डिसाइपल्स और डाओ प्रोटेक्टर्स ही चौंके, क्योंकि वो इस नाम से वाकिफ थे। एक्सू चिंग भी उन लोगों में था जो कंफ्यूज्ड थे। उसने मुड़कर कैप्टन की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि क्या उन्हें पता है। कैप्टन की पुतलियां प्यूपल्स उस शब्द को सुनते ही सिकुड़ गई थी। जब उन्होंने एक्सू किंग को देखा तो जमीन की तरफ इशारा किया। एक्सू किंग सोच में पड़ गया। वो रोबदार आवाज एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, शायद आप में से कुछ ने घास्ट हॉलोज के बारे में सुना हो, पर लगता है ज्यादातर ने नहीं सुना। सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि ये जानकारी उनकी जीत या हार तय कर सकती थी। एक्सू किंग का चेहरा गंभीर था। आप सब सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर का इतिहास जानते हैं। जिस घास्ट हॉलो की मैं बात कर रहा हूँ वो इस पिलर के ठीक नीचे है। भीड़ हैरान रह गई। एक्सू चिंग ने अपनी आंखें सिकुड़ लीं। पिलर के नीचे एक गहरा सुरंग टनल है जो अनजान गहराइयों तक जाता है। वो अनगिनत गास्ट से भरा हुआ है। ध्यान रहे, ग्रूज और गास्ट्स एक चीज नहीं है। उस आदमी ने भीड़ पर नजर डाली और आगे कहा, ग्रूज नकली इल्यूजरी होते हैं, गास्ट्स असली कॉर्पोरियल फिजिकल होते हैं। ग्रूज शातिर और मनहूस होते हैं, गास्ट्स हुखार और जालिम होते हैं। रिवियर्ड एंशिएंट मेनलैंड में कई गास्ट हॉलोज हैं, सभी रहस्यमयी और खतरनाक जगह हैं, लेकिन जब तक आप ज्यादा गहराई में नहीं जाते, खतरे को कंट्रोल में रखा जा सकता है। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर इस खास गास्ट हॉलो को दबाकर रखे हुए है और ऐसा अनगिनत सालों से हो रहा है। एक्सू चिंग ने उस जगह को देखा जहां पिलर जमीन के अंदर जाता था। उसे कैप्टन की वो कहानी याद आई कि कैसे गोस्ट एम्परर ने ये पिलर यहाँ किसी खास वजह से फेंका था। जाहिर है वजह यही थी उस गास्ट हॉलो को दबाना, लेकिन गोस्ट एम्परर ने ऐसा क्यों किया? क्या गास्ट हॉलो में कुछ ऐसा है जिसे गोस्ट एम्परर दबाना चाहते थे? एक्सू चिंग के पास इसका जवाब नहीं था, पर उसे लग रहा था कि सॉर्ड सेज कोर्ट को जरूर पता होगा। वही रोब और गंभीरता के साथ
उस मिडिल एज्ड आदमी ने बात आगे बढ़ाई। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर का वो हिस्सा जो सीधा गास्ट हॉलो के ऊपर टिका है, सालों से उस हॉलो की एनर्जी की वजह से गलने करोड़ लगा है। नतीजन उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। हाल के सालों में नुकसान इतना बढ़ गया है कि पिलर के टुकड़े टूटकर घास्ट हॉलो में गिरने लगे हैं। कुछ बिल्कुल नीचे तलहटी बॉटम में गिर गए हैं और कुछ सुरंग की दीवारों में धंस गए हैं। स्वॉर्ड सेजेस अंदर जाकर उन टुकड़ों को इकट्ठा करते रहे हैं ताकि उन्हें वापस पिलर में लगाया जा सके। अब बारी आपकी है इस काम में मदद करने की। आपके पास 3 दिन है ज्यादा से ज्यादा टुकड़े जमा करने के लिए। जो 10 लोग सबसे ज्यादा टुकड़े लाएंगे वो असेसमेंट के दूसरे फेज में जाएंगे। सभी लोग बड़े ध्यान से हर डिटेल सुन रहे थे, चेहरे गंभीर थे। इसके अलावा मैं याद दिला दूं कि गास्ट हॉलोज में जानलेवा खतरा है। ये आपका आखिरी मौका है पीछे हटने का। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप दी जाएगी। अगर जान पर बनाए तो आप इसे यूज करके सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन काम करेगा ही, क्योंकि अनजान हालात कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, ढेर सारी जेड स्लिप्स हवा में तैरती हुई सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने आ गईं। कमजोर दिल वालों का स्वॉर्ड सेज बनने के इवेंट में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हैरानी की बात नहीं थी कि एक भी इंसान पीछे नहीं हटा। सबने टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप्स ले ली। कुछ लोगों के पास सवाल थे। हे एक्सॉल्टेड वन, अगर 2 लोगों के पास बराबर टुकड़े हुए तो क्या होगा? आप उन दोनों में से किसे चुनेंगे? ठंडी आवाज में उस कल्टिवेटर ने जवाब दिया। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर पर उनकी रैंक फैसला करेगी। आखिरी बात, स्वॉर्ड सेज कोर्ट के नियम गास्ट हॉलो में भी लागू रहेंगे। लड़ना अलाउड है पर जान से मारना मना है। और अब स्वॉर्ड सेज रिक्रूटमेंट इवेंट शुरू किया जाए। सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर अंधा कर देने वाली रोशनी से चमक उठा और फिर थरथराने लगा। उसके बाद वो थोड़ा सिकुड़ा और फिर ऊपर उठने लगा, जिससे जमीन के नीचे छुपा हिस्सा सामने आने लगा। अब सब देख सकते थे कि पिलर का वो हिस्सा जो आमतौर पर छुपा रहता था, उसकी सतह खुरदुरी और टूटी फूटी थी। वह बुरी तरह गला हुआ कुरूडिट था। सच कहूं तो हालत इतनी खराब थी कि इसे तबाही कहा जा सकता था। जैसे ही पिलर ऊपर उठा, एक बड़ा सा गड्ढा होल दिखाई दिया जिसमें से बदबूदार काली धुंध निकल रही थी, साथ ही गैर इंसानी चीखें। वह चीखें मातम और दुख से भरी लग रही थी और साथ ही अंतहीन कड़वाहट और पागलपन से। ऐसा लग रहा था जैसे वह चीखें येलो स्प्रिंग्स पाताल से आ रही हों। सब हैरान थे और कुछ कैंडिडेट्स तो आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे। किसका इंतजार कर रहे हो? अंदर जाओ, उस मिडिल एज्ड कल्टिवेटर की आवाज बिजली की तरह कड़की। जवाब में सेक्ट डिसाइपल्स और रोग कल्टिवेटर्स ने दांत भिंचे और उस बड़े गड्ढे में कूद गए। लाल कपड़ों वाली किंग क्यू भी उनमें शामिल थी। पहले ग्रुप में जो अंदर गया, जांग सियून और वो नाक में छल्ला पहने नौजवान भी उनके पीछे गए, साथ ही कई दूसरे सेक्ट्स के चोजन भी। एक्सू क्विंग और कैप्टन ने भी उनका पीछा किया। कुछ ही पलों में लगभग 90% कल्टिवेटर्स अंदर जा चुके थे। जब बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई और सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर वापस नीचे गिर गया और अपने नॉर्मल साइज में आ गया। सुरंग का रास्ता फिर से बंद हो गया। काली धुंध गायब हो गई और वो दर्दनाक चीखें खामोशी में खो गईं। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था। अंदर आते ही एक्सू क्विंग एक तरफ हुआ ताकि वो सख्त मिट्टी वाली दीवार ढूंढ सके। फिर पूरी तरह चौकन्ना होकर उसने आसपास देखा। ये जगह अजीब थी। अपनी कल्टीवेशन बेस को आंखों पर फोकस करने के बावजूद सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था। और तो और वो चीखने की आवाजें अब गायब थीं। अब सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरा और घुटन भरा माहौल किसी को भी दबाव में डालने के लिए काफी था। नीचे से एक ठंडी हवा आ रही थी जिसमें सड़े हुए मांस की बदबू थी, रोंगटे खड़े करने वाली बदबू। कुछ देर बाद एक्सू च्विंग की आंखें एडजस्ट हो गईं। कुदरती तौर पर या कल्टीवेशन की वजह से वो श्योर नहीं था। उसने देखा कि एक विशाल सुरंग नीचे की तरफ जा रही है। मिट्टी की दीवारों पर काले पौधे उगे हुए थे जिनके पत्तों पर भूत जैसे चेहरे बने थे। ऐसा लग रहा था वो चेहरे कल्टीवेटर्स को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ आधे ही दीवारों के पास थे, बाकी आधे पहले ही सुरंग में नीचे कूद रहे थे। एक्सू च्विंग की आंखें सिकुड़ गईं। इधर उधर देखने पर उसे कैप्टन दिखे, बस 9 मीटर की दूरी पर। कैप्टन ने उसकी तरफ देखा और नीचे इशारा किया। एक्सू च्विंग ने हाँ में सर हिलाया और दोनों अपनी पकड़ छोड़कर नीचे कूदने ही वाले थे कि तभी एक तीखी ओपरा जैसी आवाज हर तरफ गूंज उठी। आवाज मुलायम और औरत जैसी थी, पर साथ ही कानों को चीर देने वाली, पियर्सिंग। इस आवाज का विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन, एक अनकहे गीत में घुल गया। पिछले जन्मों में बिछड़े, बार बार जन्मे, इश्क के रोग को काटो और अंतहीन मातम मनाओ। ये बताना नामुमकिन था कि गाने वाला मर्द है या औरत, लेकिन जिसने भी वो गीत सुना उसके सिर में झंझनाहट होने लगी और पीठ पर सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे चेहरे पर ठंडी ठंडी पतझड़ की बारिश गिर रही हो। चैप्टर 365। पतझड़ की बारिश कुदरती तौर पर ठंडी होती है। जब वो तुम्हारे चेहरे, सीने और बाहों पर गिरती है तो एक ऐसी ठंडक भर देती है जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन सा लगता है। वो तुम्हें कांपने पर मजबूर कर देती है और हड्डियों तक जमा देती है। वो गाना भी बिल्कुल वही एहसास दे रहा था। एक्सू किंग अपने आप को अनकंट्रोलेबली कांपता हुआ महसूस कर रहा था। अचानक उसे फॉरबिडन रीजन का वो वक्त याद आया जब उसका और सार्जेंट थंडर का सामना उस खूनी धुंध और औरतों के बूट से हुआ था। तब वो च्वी कंडेंसेशन लेवल का एक मामूली
रोग कल्टीवेटर था। फिर भी जो ठंडक उसे अब महसूस हो रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। ऐसा लगा जैसे ये उसकी आत्मा को जमा देगी और जिस्म पर बर्फ की परत चढ़ा देगी। इतनी जबरदस्त कल्टीवेशन बेस होने के बावजूद डर वही था। वो मुलायम औरत जैसी आवाज अब और भी भारी और असली लगने लगी थी। वो गाना किसी मातम के गीत फ्यूनरल डर्ज की तरह आत्मा को खींच रहा था। दीवारों से चिपके हुए 1000 से ज्यादा कल्टीवेटर्स में से कुछ दर्जन लोग ढीले पड़ गए और नीचे गिरने लगे। पल भर में नीचे के अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। जो बचे थे वो अंदर तक हिल चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ और हैरानी साफ दिख रही थी। वजह ये थी कि उस आवाज में एक गहरा कंपन, ट्रेमर था। गाए गए हर शब्द में एक अंतहीन थरथराहट थी, जैसे गाने वाला डर और अशुभ संकेतों से भरा हो। ऐसा लगा था जैसे ये गीत किसी मुर्दे के लिए गाया जा रहा हो। उस विशाल गड्ढेनुमा सुरंग में वो गाना गूंज रहा था। कान बंद करने से भी कोई फायदा नहीं था। वो सुनने वालों की आत्मा में उतर रहा था और शुद्ध म्यूटाजन बनकर उनके दिलों में फैल रहा था। सुरंग के अंदर म्यूटाजन का लेवल तेजी से बढ़ रहा था। साथ ही वो गाना धीमा होता गया, यहाँ तक कि बस एक फुसफुसाहट बनकर रह गया। लेकिन तभी कई कल्टीवेटर्स की सांसें अटक गईं जब एक दूसरी आवाज ने गाना शुरू किया। पिछले जन्मों में तुम बिछड़े, मैं बार बार जन्मा, कौन इश्क के रोग को काटे और कौन अंतहीन मातम मनाए। यह साफ था कि गाने वाला कोई और था। यह आवाज उतनी परेशान करने वाली नहीं थी, ना ही उसमें वो तीखी ठंडक थी। फिर भी ना जाने क्यों ये पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक eerie लग रही थी। हिलकर सबने एक्सू किंग की दिशा में देखा, क्योंकि वो गाना वहीं से आ रहा था। एक्सू किंग ने मुड़कर कैप्टन को देखा। कैप्टन ने फटी आंखों से उसे वापस देखा। एक्सू किंग देख सकता था कि कैप्टन के ठीक पीछे सफेद कपड़ों में एक आकृति तैर रही थी। वही थी जो गा रही थी। कैप्टन की आंखें सिकुड़ गईं और उनका चेहरा खूंखार हो गया। उनकी पुतलियों में एक चेहरा उभर आया और उनके अंदर से एक ठंडी औरा फूट पड़ी। अपना मुंह पूरा खोलकर उन्होंने अपने दांत दिखाए और मुड़कर उस पीछे वाली आकृति को बुरी तरह काट खाया। दांतों के टकराने की खट आवाज सबूत थी कि उन्होंने कितनी बेदर्दी से काटा था। लेकिन गाना चलता रहा। इस बार वो किसी और कल्टीवेटर के पीछे से आया। वो कल्टीवेटर कांप उठा। उसे अचानक मौत का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो अपने हाथ में पकड़ी टेलीपोर्टेशन जेट स्लिप तोड़ पाता, उसकी आंखें पथरा गईं और वो गाने लगा। फिर उसका चेहरा दरिंदा बन गया। अचानक उसके अंदर म्यूटेजन धमाके के साथ फटा, इतनी तेजी से कि वो तुरंत म्यूटेट हो गया। उसके पीठ पर मांस के बड़े बड़े ट्यूमर्स निकल आए। उसकी बाहें कई गुना मोटी हो गईं। हड्डी के कांटे, स्पाइक्स, उसकी खाल और कपड़ों को फाड़कर बाहर निकल आए। उसके पैर भी मोटे हो गए, यहाँ तक कि उसकी जांघें फट गईं और उनमें से 8 खून से लथपथ टेंटिकल्स बाहर आ गए। सबसे बड़ा बदलाव उसके सिर में हुआ। उसका सिर एक विशाल नीली आंख में बदल गया। आंख झपकी और वो कल्टीवेटर गायब हो गया। अगले ही पल वो एक छोटे सेक्ट के कल्टीवेटर के सामने प्रकट हुआ। वो कल्टीवेटर काफी होनहार था। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और अपने चारों तरफ आग की लपटें पैदा कर लीं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक टेंटिकल आग के बीच से निकला और सीधा उसके मुंह में घुस गया। वो कल्टीवेटर घुटी हुई आवाज में कराहने लगा। जब उसे ऊपर उठाया गया, उसकी गर्दन तेजी से फूली और फट गई। फटने वाली जगह से वो टेंटिकल बाहर निकला, इधर उधर लहराता हुआ, खून और मांस के चिथड़े बिखेरते हुए। ये नजारा देखकर आसपास के कई डिसाइपल्स की चीख निकल गई। इसके बाद वो म्यूटेटेड कल्टीवेटर धुंधला हो गया और बिजली की रफ्तार से दूसरे शिकार की तरफ लपका। एक पल बाद और भी तीखी चीखें गूंजने लगीं। कुछ ही सांसों के वक्त में वो म्यूटेटेड कल्टीवेटर एक शिकार से दूसरे शिकार तक पहुंचता रहा। फिर वो सीधा एक्सू क्यूइंग के सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी बाहें फैलाकर एक्सू क्यूइंग को पकड़ने की कोशिश की और उसी वक्त उसके पेट पर एक बड़ा सा मुंह खुल गया। इस बीच इंसानियत का स्वार्थी रूप साफ दिख रहा था। वहां मौजूद 1000 कल्टीवेटर्स की जरूरत भी नहीं थी उसे रोकने के लिए। अगर सिर्फ 7-8 लोग भी मिल जाते तो वो बचकर नहीं जा सकता था। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। कुछ लोगों ने अफरा तफरी का फायदा उठाया और सुरंग में और नीचे चले गए। कुछ लोगों ने करीब कुछ 100 अपनी जेट स्लिप्स निकाली और तोड़ दी। जाहिर है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। हर तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन एक्सू क्यूइंग का ध्यान इन सब पर नहीं था। जैसे ही वो खूंखार म्यूटेटेड कल्टीवेटर करीब आया, एक्सू क्यूइंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। पीछे हटने के बजाय वो तेजी से आगे बढ़ा, सीधा उसके तरफ। मुट्ठी भींचकर उसने 3 हेवनली पैलेसेस और गोल्डन क्रो की ताकत एक साथ छोड़ दी। घूसा फिस्ट टारगेट पर लगा और वो म्यूटेटेड कल्टीवेटर दर्द से चीखता हुआ पीछे जा गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, उसके पीछे एक ठंडी औरा फूटी और कैप्टन खामोशी से वहां प्रकट हो गए। उस म्यूटेटेड कल्टीवेटर को पकड़कर कैप्टन ने उसकी विशाल नीली आंख पर एक बड़ा सा बाइट लिया। उसके पेट वाले मुंह से एक और दर्दनाक चीख निकली। तभी एक्सू क्यूइंग एक और घूंसा लेकर पहुंच गया। धड़ाम की आवाज के साथ वो म्यूटेटेड कल्टीवेटर टुकड़ों में फट गया और गड्ढे की गहराइयों में गिर गया। इस इलाके में अब ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं बचे थे, बस कुछ दर्जन।
बाकी या तो टेलीपोर्ट हो गए थे या सुरंग में और नीचे चले गए थे। कैप्टन ने साइड में थूका, जैसे कोई गंदी चीज खाली हो। ठीक है, छोटे आकिंग अलग अलग हो जाते हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। एक्सू चिंग ने हाँ में सर हिलाया और दोनों नीचे की तरफ बढ़ने लगे। जल्द ही एक्सू चिंग ने उन डिसाइपल्स को देखा जो सबसे पहले यहाँ से निकले थे। वो भयानक लड़ाई में उलझे हुए थे। कुछ उसी सफेद कपड़ों वाली आकृति से लड़ रहे थे जो ऊपर दिखी थी और कुछ म्यूटेटेड कल्टिवेटर्स से। सभी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए एक्सू क्वीन को हैरानी नहीं हुई कि ज्यादातर ह्यूमन कल्टिवेटर्स जीत रहे थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो टेलीपोर्ट करने से पहले ही मारे गए। दूसरे फेज तक पहुंचने की लड़ाई वाकई बहुत खतरनाक होने वाली थी। एक्सू किंग लड़ाई से बचते हुए नीचे उड़ता रहा। जितना वो नीचे जाता, ठंड बढ़ती जाती और दबाव, प्रेशर का एहसास और गहरा होता जाता। जल्द ही वो सांस लेने के लिए हांफने लगा और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन कुछ वक्त बाद वो इस माहौल में ढल गया, एक्लिमेटेड। आसपास देखने पर उसने पाया कि दीवारों में रास्ते बने हुए हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ये किसी भूल भुलैया लैबिरिंथ जैसा लग रहा था। सड़े हुए मांस की बदबू कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। अब तक उसे एक भी पिलर फ्रैगमेंट नहीं दिखा था जो दूसरे फेज में जाने के लिए जरूरी था। जितने लोग आगे गए थे, जाहिर है उन्होंने रास्ते में मिलने वाले सारे फ्रैगमेंट्स उठा लिए होंगे। थोड़ा सोचने के बाद उसने देखा कि दीवार से मिट्टी बाहर निकली हुई है, एक लेज की तरह। वहां जाकर वो खड़ा हो गया और ऊपर देखा। लड़ाई की आवाजें अभी भी आ रही थीं और कभी कभी खून की बूंदें नीचे गिरती थीं। नीचे का हिस्सा अभी भी उतना ही ठंडा था और वो अजीब गाना अभी भी सुनाई दे रहा था। कैप्टन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, पर ये ठीक था। अलग होकर फ्रैगमेंट्स ढूंढना ज्यादा समझदारी थी। मैं कोई साइड वाला रास्ता नहीं लूंगा, सीधा नीचे जाऊंगा और देखूंगा क्या है। नीचे देखने के बाद उसने छलांग लगाई और आगे बढ़ गया। गहराई बढ़ने के साथ अंधेरा बढ़ता गया। घुटन, क्लॉस्ट्रोफोबिया और बढ़ गई। आखिरकार एक्सू क्वीन एक जगह रुक गया, फिर थोड़ा पीछे हटा। ठीक उसके नीचे एक जगह थी जहां छोटी सुरंगें फूट रही थीं और उनमें से एक रास्ते पर काले चोगे रोब में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उससे कोई भी औरा नहीं निकल रही थी, जैसे वो उस अंधेरे का ही हिस्सा हो। इस वजह से उसे देख पाना मुश्किल था। उसके हाथ साइड में लटके हुए थे और अगर ध्यान से देखो तो उसके काले नाखून इतने लंबे और तीखे थे कि पंजों जैसे लग रहे थे। उसकी पीठ एक्सू चिंग की तरफ थी, इसलिए चेहरा दिख नहीं रहा था। एक्सू चिंग देख सकता था कि वो बूढ़ा कांप रहा था, जैसे सुरंग की गहराई से आने वाले गाने को बड़े ध्यान से सुन रहा हो। जाहिर है ये गास्ट हॉलो था, तो एक्सू चिंग हर हाल में चौकन्ना रहने वाला था। जिस चीज ने एक्सू किंग का ध्यान खींचा वो ये थी कि उस अजीब बूढ़े के थोड़ा आगे मिट्टी में धंसा हुआ 3 पिलर फ्रैगमेंट्स थे। एक्सू किंग ने सोचा ये नामुमकिन था कि किसी की नजर इन पर ना पड़ी हो, फिर भी वो वहीं थे। इसका मतलब या तो उन्हें देखने वाले मर चुके थे या उन्होंने लेने की कोशिश नहीं की या कोशिश करके नाकाम रहे। थोड़ा और सोचने के बाद एक्सू चिंग ने जांच की कि कहीं कोई जाल, एम्बुश तो नहीं। फिर डिवाइन विल के जरिए अपनी शैडो को मैसेज भेजा। शैडो चुपके से फैली, उस बूढ़े के पास से गुजरी और एक फ्रैगमेंट के चारों तरफ लिपट गई। ठीक उसी वक्त उस बूढ़े ने अचानक हाथ बढ़ाया और उस फ्रैगमेंट पर रख दिया, इतनी तेजी से कि मिट्टी हिल गई। फिर उसने बिना किसी भाव एक्सप्रेशन के अपने कंधे के ऊपर से मुड़कर सीधा एक्सू क्वीन की आंखों में देखा। वो एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे और उनमें लाल रोशनी जल रही थी। उसकी होंठ एक मुस्कुराहट में मुड़ गए और ढेर सारे नुकीली दांत दिखाई दिए। बिना किसी चेतावनी के वो बिजली की रफ्तार से एक्सू चिंग की तरफ लपका। उसके हाथ आगे बढ़े और ऐसा लगा जैसे वो स्पेस को ही चीर रहे हों। एक तीखी सीटी जैसी आवाज हुई जब उसने एक्सू क्वीन पर पंजा मारा। एक्सू किंग की आंखें सिकुड़ गईं जब उस आते हुए बूढ़े ज़ॉम्बी से पहले एक बदबूदार हवा उससे टकराई। जैसे ही ज़ॉम्बी का दायां हाथ करीब आया, एक्सू किंग अचानक पीछे की तरफ पलटा, फ्लिप्ड बैकवर्ड, और उसका दायां पैर ऊपर उठा अपनी पूरी शारीरिक ताकत और कल्टीवेशन बेस के साथ। सीधा उस ज़ॉम्बी की ठुड्डी चिन पर लगा। क्रैक! ज़ॉम्बी का सिर एक अजीब एंगल पर मुड़ गया और वो करीब 30 मीटर पीछे जा गिरा। उसी वक्त एक्सू क्वीन की शैडो ने तीनों पिलर फ्रैगमेंट्स पकड़े और तेजी से वापस एक्सू क्वीन की तरफ भागी। उस बूढ़े ज़ॉम्बी का सिर घूमकर वापस अपनी जगह आ गया। उसकी खाली आंखों में गहरा लाल रंग चमका और उसके अंदर से एक घिनौनी एनर्जी और एक्सप्लोसिव म्यूटेजन फूट पड़ा। फिर वो किसी जानवर की तरह गुर्राया और वापस एक्सू चिंग की दिशा में भागा। उसका चेहरा दरिंदगी की मिसाल बना हुआ था। करीब आते ही उसने अपना मुंह पूरा खोला, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और वो तुरंत पीछे की तरफ उड़ गया। उसे इस बूढ़े ज़ॉम्बी के साथ वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास पिलर फ्रैगमेंट्स आ चुके थे, तो अब वो बस आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी तेजी से हरकत कर रहा था। उसकी खूंखार ऑरा और उसके अंदर से निकलने वाली घिनौनी एनर्जी बता रही थी कि जब तक उसका दुश्मन मर नहीं जाता वो हार नहीं मानने वाला। एक्सू चिंग की आंखें ठंडक से चमक उठी जब उसने उस ज़ॉम्बी का जायजा लिया। ये चीज उसे सी ज़ॉम्बी रेस की याद दिला रही थी। उसके जोड़ जॉइंट्स साफ तौर पर थोड़े अकड़े हुए थे, लेकिन उसकी मजबूती, रिजेनरेशन पावर और सबसे खास अनडाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कमाल की थी। इसका दिल नहीं धड़क रहा, खून नहीं है, दिमाग भी नहीं है। ये किसी जंगली जानवर या म्यूटेटेड कल्टिवेटर जैसा लग रहा है, फिर भी इस पर पुराने वक्त के निशान हैं।
है। इसके पास कोई जादुई तकनीक, मैजिकल टेक्निक्स नहीं है और इसकी ऑरा और आसपास की हवा में जहर घुला हुआ है। लगता है ये ज़ॉम्बी पॉइजन है जिसका मैं काम सड़ाना और गलाना है। इसका शरीर ताकतवर है और इसकी लड़ने की क्षमता 4 पैलेस लेवल से ज्यादा है। उसकी रिकवरी पावर और अनडाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दें तो ये 5 पैलेस लेवल के काफी करीब है। अपने दुश्मन का विश्लेषण एनालिसिस खत्म करते हुए एक्सू क्यूइंग एक और हमले से बचने के लिए साइड में हट गया। ये मुझसे थोड़ा धीमा है। अगर मैं अपना पॉइजन कोर यूज करूं तो इसे मार सकता हूं, पर उसमें वक्त बर्बाद होगा। आखिरकार इसके पास भी खतरनाक जहर है और इसके नाखून देखकर लगता है कि इक्विपमेंट फॉर्जिंग के लिए अच्छे रहेंगे। अगर मैं इसकी रीजेनरेशन पावर का सोर्स पता कर लूं तो वो भी काफी कीमती होगा। कम से कम तब वक्त की बर्बादी नहीं लगेगी। जितनी देर में एक्सू च्युइंग ने ये सब सोचा, उस बूढ़े ज़ॉम्बी ने कई और हमले कर दिए। वो अब और भी ज्यादा झुंझलाता जा रहा था। अचानक उसने अपना मुंह खोला और एक काली धुंध मिस्ट एक्सू च्युइंग की तरफ थूक दी। लगता है मुझे इसे कुचलकर इसकी सारी चीजें छीन लेनी चाहिए। एक्सू किंग ने फैसला कर लिया था। भले ही वो इस वक्त जहरीली धुंध से घिरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल वो धुंध चारों तरफ फट गई। एक हैरान कर देने वाली ऑरा फूट पड़ी जिसने सारे जहर को उड़ा दिया। फिर परछाइयों का एक धुंधला सा साया उस बूढ़े ज़ॉम्बी की तरफ लपका, इतनी तेजी से कि आंखें देख भी ना पाए। ज़ॉम्बी को बस इतना पता चला कि धुंध फट गई है। फिर एक धड़ाम की आवाज आई जब एक विस्फोटक ताकत उससे टकराई और उसे पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। वो 300 मीटर दूर सुरंग की मिट्टी वाली दीवार से जा टकराया। दीवार थरथरा गई जब वो बूढ़ा ज़ॉम्बी वहां से खुद को निकालने के लिए तड़पने लगा। इससे पहले कि वो निकल पाता, एक काली हथेली आई और उसके चेहरे पर पड़ गई। एक और धमाका हुआ जब उसका सिर दीवार के अंदर घुसाड़ दिया गया। उसकी छटपटाने की कोशिश बेकार गई। तभी उस काले हाथ का मालिक उस बूढ़े ज़ॉम्बी को दिखाई दिया। वह एक घुप अंधेरी आकृति थी। उसके कपड़े, उसकी खाल, सब कुछ रात की तरह काला, लेकिन वो अंधेरा अब उस आकृति के माथे पर सिमट रहा था जहां वो एक आंख बन गया। फिर उस आकृति के चेहरे के नक्शे साफ हुए। वो कोई और नहीं, एक्सू च्युइंग था। शैडो फ्यूजन सीक्रेट मैजिक इस्तेमाल करते वक्त एक्सू च्युइंग अपनी जादुई तकनीकें खो देता था, लेकिन बदले में उसे मिलती थी अल्टीमेट बॉडी कल्टीवेशन पावर्स। उसके शरीर की लड़ने की ताकत 4 पैलेस लेवल को पार करके 5 पैलेस लेवल की चोटी तक पहुंच जाती थी। इस हालत में वो बूढ़ा ज़ॉम्बी उसे धीमा लग रहा था। एक्सू च्युइंग ने बिना किसी भाव के अपना दायां हाथ उठाया, ज़ॉम्बी की एक उंगली पकड़ी और उसका काला नाखून तोड़ लिया। एक पल सोचने के बाद उसने वो नाखून ज़ॉम्बी की गर्दन पर रखा और धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और फिर सीधा उसके दिल में घुसाड़ दिया। वहां उसे मुट्ठी बराबर काली धुंध का एक गोला मिला। यह ज़ॉम्बी पॉइजन का एक बेहद ताकतवर जमावड़ा था। उसने ढूंढना जारी रखा, इस उम्मीद में कि ज़ॉम्बी की रिजेनरेशन पावर का सोर्स मिल जाएगा, लेकिन वो काली धुंध निकलते ही ज़ॉम्बी कांपने लगा और एक काले लिक्विड में पिघलकर नीचे सुरंग में टपकने लगा। ये देखकर एक्सू च्युइंग ने अपने माथे वाली आंख को फैलने दिया ताकि वो उसे फिर से ढक ले। फिर वो आंख एक ताबूत कॉफिन में बदल गई जिससे वो बाहर निकल आया। लगता है ये काली धुंध सिर्फ जहर नहीं है, यही उस ज़ॉम्बी की अजीब ताकतों का सोर्स भी होगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने नाखून और धुंध को संभाल कर रखा और आगे बढ़ गया। अंधेरा और गहरा होता गया और वो बदबू और भी तेज हो गई। ठंड भी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। गाने के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। वह गाना नाराजगी, निराशा, खालीपन और मातम से भरा लग रहा था। जैसे जैसे वो आवाज एक्सू च्युइंग पर हमला कर रही थी, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वो उस आवाज को अपने कानों से निकाल ही नहीं पा रहा था। आखिरकार वो एक उभरी हुई चट्टान पर रुका और नीचे अंधेरे में झांका। ये आखिर कितना गहरा है? सोचने के बाद वो नीचे जाता रहा। करीब 1 घंटे बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। कुछ दर्जन मीटर नीचे उसने हवा में तैरती हुई लाशें देखी, दर्जनों लाशें। उनमें से एक वही छोटे सेक्ट का कल्टीवेटर था जो एक्सू क्यूइंग को पिलर चढ़ते वक्त मिला था। वो नहीं जिसने हमला किया था, बल्कि वो चर्च ऑफ डिपार्चर वाला। दूसरे कल्टीवेटर्स में एक्सू चिंग ने 8 सेक्ट कोएलिशन और सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी के डिसाइपल्स को भी देखा। सब यहाँ मरे पड़े थे और सबसे अजीब बात, सबके चेहरों पर पीले रंग के पेपर रिचुअल मनी चिपके हुए थे। कागज के नीचे उनके चेहरे हरे पड़ चुके थे और दरिंदगी से मुड़े हुए थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने इंतहा दर्द झेला हो। कुछ के हाथों में टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप्स थी, पर जाहिर है वो यूज एक्टिवेट करने में बहुत धीमे रह गए थे। आसपास की मिट्टी की दीवारों में चमकते हुए ढेर सारे पिलर फ्रैगमेंट्स धंसे हुए थे। एक्सू क्यूइंग बस अंदाजा ही लगा सकता था कि उन लाशों के बैग्स में कितने फ्रैगमेंट्स होंगे। कुल मिलाकर ये वो लोग थे जो ट्रायल शुरू होते ही सबसे पहले नीचे आए थे। लेकिन एक्सू क्यूइंग ने कोई जल्दबाजी नहीं की। एक तो उसे डर था कि ये कोई जाल ट्रैप हो सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि लाशों के आसपास हवा में पीले कागज के टुकड़े उड़ रहे थे। वो तितलियों की तरह इधर उधर मंडरा रहे थे, सुरंग की हवा में तैरते हुए। जब एक्सू क्यूइंग इस नजारे को देख ही रहा था, तभी कुछ पीले कागज अचानक हवा में रुक गए, फिर धीरे से घूमे और उन पर भूतिया चेहरे दिखाई दिए जो सब एक्सू क्यूइंग को घूरे रहे थे। इतने सारे कागजों के साथ ऐसा होते देख किसी का भी खून जम सकता था। एक्सू चिंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी जब वो कागज के टुकड़े तेजी से उसकी तरफ उड़ने लगे। उन
उनसे खुशी की आवाजें आ रही थीं। वो एक अजीब सी हंसी थी, लालच से भरी हुई, मांस, खून और आत्मा की भूख लिए हुए। जैसे ही वो करीब आए, एक्सू च्विंग ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और धक्का दिया। 3 पैलेस पावर फूट पड़ी और गोल्डन क्रो उसके पीछे प्रकट हुआ। कौवे ने एक तीखी चीख मारी, फिर अपने पंख फैलाए, जिससे आग की लपटें हर दिशा में फैल गईं। पेपर मनी एक्सू क्वीन से दूर उड़ गए, लेकिन वो अजीब हंसी बंद नहीं हुई, बल्कि वो और साफ सुनाई देने लगी, यहाँ तक कि उसके करीब के कुछ कागज आपस में जुड़ने लगे और देखते ही देखते वो एक विशाल सिकाडा झींगुर में बदल गए। उसके पंख भी उसी पेपर मनी से बने थे। सिकाडा ने पंख फैलाए और उड़ने लगा। एक भिनभिनाहट हवा में भर गई और साथ ही वो हंसी बोलने लगी। आए तुम, क्या तुम भूखे हो? मुझे खाना चाहते हो? आवाज अजीब थी, चुभने वाली, कानों को फाड़ देने वाली। ये एक्सू च्विंग के कानों पर हमला था, जिसने उसके आसपास की आग को भी बिखरा दिया। पेपर सिकाडा ने मौके का फायदा उठाया और एक्सू क्वीन की तरफ लपका। इस बीच सारे भूतिया चेहरे लालच और तड़प से भरे लग रहे थे। मुझे खाओ, मुझे खाओ, मुझे खाओ, शब्द एक दूसरे पर चढ़ रहे थे। एक दर्दनाक भिनभिनाहट बनकर एक्सू च्विंग के दिमाग में घुस रहे थे। आंखें ठंडी करके वो बस हमला करने ही वाला था कि तभी उसका चेहरा उतर गया और वो तेजी से पीछे हटा। जैसे ही वो हटा, मिट्टी की दीवार का एक हिस्सा धुंधला हुआ और वहां से 30 मीटर चौड़ा कनखजूरा सेंटीपीड फटकर बाहर निकला। लेकिन उसने एक्सू क्वीन को टारगेट नहीं किया, बल्कि उस पेपर सिकाडा के पीछे गया। वो खौफनाक दिखने वाला कनखजूरा बदबूदार था और आधा ट्रांसपेरेंट था, जैसे आधा नकली हो। वो गजब की तेजी से हिला, अपने जबड़ों मैंडिबल से उस सिकाडा को दबोच लिया और सामने वाली दीवार पर जा टिका। उस कनखजूरा की पीठ पर एक जवान लड़की थी। उसका निचला हिस्सा कनखजूरा के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गई हो। उसके ऊपरी शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके लंबे काले बालों ने उसे ढक रखा था। अपने हाथ में पकड़े ब्रश से बालों को सहलाते हुए उसने डकार ली, जिससे एक बिना पचा हुआ पेपर मनी उसके मुंह से निकलकर हवा में तैरने लगा। उसे पकड़कर उसने एक्सू च्विंग की तरफ देखा और मुस्कुराई। मजेदार, क्या तुम चखना नहीं चाहोगे? एक्सू किंग पूरी तरह चौकन्ना था। ये हालत बहुत अजीब थी। एक बात तो पक्की थी कि वो लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे किसी और से। अचानक उसके पीछे एक काला ताबूत कॉफिन प्रकट हुआ, जिससे अशुभ ऑरा निकल रही थी। यह शैडो थी, जिसे उस लड़की ने उकसाकर बाहर निकलवाया था। उस पर ढेर सारी आंखें उभर आईं। सब उस लड़की के हाथ में पकड़े पेपर मनी को घूर रही थीं। आंखें झपकीं। क्या उस झपकी का कोई मतलब है? क्या तुम इसे देख रहे हो? उसने पेपर मनी ऊपर उठाया। तभी कुछ अजीब हुआ। उस पेपर मनी पर एक भूतिया चेहरा उभर आया और वो उस लड़की पर हंसा। क्या तुम्हारा पेट भर गया? उस भूतिया चेहरे ने पूछा। जैसे ही वो शब्द गूंजे, कनखजूरा कांप उठा। पता चला कि वो अनगिनत पेपर मनी के टुकड़ों में बदल रहा था। सच तो ये है कि वो जल्द ही एक पेपर सेंटीपीड बनने वाला था। जिन टुकड़ों से वो बना था, उन सब पर भूतिया चेहरे थे और सब हंस रहे थे और वही एक बात बोल रहे थे। क्या तुम्हारा पेट भर गया? चैप्टर 367। उस कनखजूरा सेंटीपीड के ऊपर बैठी जवान लड़की चीखने लगी। उसकी आवाज कानों को चीर देने वाली थी। उसके हुक्म पर कनखजूरा मिट्टी की दीवार पर तड़पने लगा। कोशिश कर रहा था उन पेपर मनी को झटकने की, पर नाकाम रहा। वो कागज उस कनखजूरा के अंदर से ही निकल रहे थे, उसे ढकते जा रहे थे और अब वो उस लड़की के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन कागजों पर बने भूतिया चेहरों से फिर वही खौफनाक आवाजें आईं। क्या तुम्हारा पेट भर गया? ये आवाज एक नहीं, बल्कि अनगिनत चीखें थी, जो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ शोर मचा रही थी। लड़की की आंखों में उन कागजों के लिए नफरत और बेबसी थी। फिर उसने अपने कनखजूरा शरीर को दीवार के अंदर घुसने का इशारा किया। मिट्टी हर तरफ उड़ने लगी और वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसी वक्त लाशों के चेहरों पर चिपके हुए पेपर मनी हवा में उड़े और उस जगह की तरफ लपके। भूतिया चेहरे हंस रहे थे जैसे ही कागज दीवार से टकराए और कनखजूरा का पीछा करने के लिए अंदर घुसने लगे। देखकर लगता था कि ये जगह वाकई एक बड़ा जाल, ट्रैप थी, लेकिन ये एक्सू किंग के लिए नहीं बिछाया गया था, बल्कि उस अजीब कनखजूरा के लिए था। या शायद कनखजूरा ने उन पेपर मनी का ध्यान खींच लिया था, जिससे टारगेट्स बदल गए। एक्सू चिंग के पास जानने का कोई तरीका नहीं था। वो उस जगह को देखता रहा जहां कनखजूरा गायब हुआ था, पूरी तरह चौकन्ना होकर। पेपर मनी और कनखजूरा दोनों से उसे बेहद खतरा महसूस हो रहा था। ये उसकी कल्टीवेशन बेस से जुड़ी बात नहीं थी, बल्कि उस कनखजूरा के पास कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत थी जिसे वो अंदर से महसूस कर सकता था। ये उस लाल चांद जैसा है। मुझे लगता है मेरा टैबू पॉइजन कोड शायद उस कनखजूरा को मार सकता है और शायद उस वायलेट मून को भी। फिर भी वो यहाँ अपने बड़े राज खोलना नहीं चाहता था। सतर्क रहते हुए वो सावधानी से लाशों के पास गया और जितने पिलर फ्रैगमेंट्स और बैग्स ऑफ होल्डिंग मिल सके सब उठा लिए। सुरंग में नीचे जाते हुए उसने एक एक करके बैग्स खोले और भी फ्रैगमेंट्स मिले। कुल मिलाकर अब उसके पास 100 से ज्यादा थे। सबको अपने बैग में डालकर वो और नीचे बढ़ा। इतनी गहराई में सड़ांध स्टेंच और भी तेज हो गई और गाना साफ सुनाई देने लगा। ठंड और म्यूटेजन दोनों पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। साथ ही उसे और भी पिलर फ्रैगमेंट्स मिले। उसने जो भी देखा सब उठा लिया। इस तरह वक्त गुजरता गया। पूरा एक दिन बीत गया। इस दौरान एक्सू क्विंग ने और भी लाशें देखीं।
ज्यादातर इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि बताना मुश्किल था कि वो पार्टिसिपेंट्स थे भी या नहीं। भूखी भूतिया आकृतियां उन्हें धीरे धीरे खा रही थीं। किसी के पास भी बैग ऑफ होल्डिंग नहीं था। एक्सू चिंग की सावधानी बढ़ गई, इतनी कि उसने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर दी। रास्ते में उसे कई गास्ट्स मिले। उसने मांस के ढेर से बना एक विशाल दानव देखा जिसके पेट पर एक बड़ा सा मुंह था जो मिट्टी खा रहा था और उगल रहा था। उसने दीवार से उगता हुआ एक पौधा देखा जो एक बड़ी आंख जैसा था और उसे घूर रहा था। उसने सुंदर कपड़ों में नर्तकियां डांसर्स भी देखी जो परियों जैसी लग रही थी। वो मिट्टी की दीवारों से बाहर निकली, घूमती और नाचती हुई। पहले तो वो खूबसूरत लगी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि उनके चेहरे ही नहीं थे। आम इंसान तो डर के मारे घुटने टेक देता और भाग जाता। अंधेरा, घुटन, बदबू, घास्ट्स और वो गाना किसी की भी आत्मा को हिला देने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लेकिन एक्सू क्विंग ठीक था। उसने जिंदगी में बहुत खौफनाक चीजें देखी थीं, इससे भी ज्यादा डरावनी। जैसे ही दूसरा दिन बीता, एक्सू क्विंग गहराई में और नीचे जाता गया। अब उसके पास 200 से ज्यादा पिलर फ्रैगमेंट्स थे, जो कि काफी बड़ी तादाद थी। वो सोचने लगा कि क्या अब रुक जाना चाहिए। तभी अचानक उसकी शैडो अपने आप एक ताबूत कॉफिन में बदल गई। उसकी सारी आंखें खुली थीं और वो पास की दीवार को घूर रही थी। साथ ही वो एक्सू क्विंग को अर्जेंट सिग्नल्स भेज रही थी। एक्सू क्विंग ने दीवार की तरफ देखा और आयन स्क्यूअर को उड़ने दिया। सीख तेजी से गई और दीवार में घुस गई। वहां एक बड़ा गड्ढा बना दिया। आखिरकार एक कनखजूरा पर बैठी जवान लड़की दिखाई दी जो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उसका कनखजूरा शरीर अब पूरी तरह कागज का बन चुका था और बुरी तरह सूखा हुआ लग रहा था, जैसे अंदर से सब कुछ चूस लिया गया हो, बस एक खोखला खोल बचा हो। लड़की का इंसानी हिस्सा भी वैसा ही था। आंखों से नीचे सब कुछ कागज। उसकी आंखें खाली लग रही थीं, जैसे मौत का इंतजार कर रही हो। एक्सू किंग ने एक नजर देखा, फिर मुड़कर जाने लगा। लेकिन तभी उसे शैडो से मिन्नत करने वाले सिग्नल्स महसूस हुए। तुम इसे बचाना चाहते हो? एक्सू किंग ने हैरानी से पूछा। पहली बार उसे शैडो से ऐसे इमोशनल सिग्नल्स मिले थे। और जानी पहचानी चाहिए। सोचने के बाद एक्सू किंग ने हाँ में सर हिलाया। मैं कोशिश कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा और वो मर जाएगी। ताबूत बनी शैडो आगे पीछे हिली। एक्सू चिंग ने उसे जिज्ञासा से देखा, पर वो पेट्रियार्क गोल्डन वज्रा वॉरियर की वजह से शैडो की अजीब कम्युनिकेशन का आदी हो चुका था। वो मिट्टी की दीवार में फंसे कनखजूरा के पास गया। लड़की की आंखें उसकी तरफ घूमी और उनमें पहचान की चमक थी, लेकिन आंखों के नीचे सब कुछ कागज बन चुका था। वो बोल नहीं सकती थी। एक्सू किंग ने उसे देखा, फिर अपने तीसरे हेवनली पैलेस को एक्टिवेट किया। टैबू पॉइजन की ताकत उमड़कर कनखजूरा लड़की की तरफ बढ़ी। पलक झपकते ही उसने लड़की के शरीर में घुसपैठ कर ली। उसकी आंखों में डर चमक उठा। इस बीच उसके शरीर पर बने पेपर मनी के भूतिया चेहरों ने गुस्से में एक्सू क्विंग को घूरा और अपने मुंह खोले। लेकिन इस बार उनसे कोई खौफनाक आवाज नहीं निकली, बस दर्द भरी चीखें निकली। एक्सू क्विंग का जहर तेजी से पेपर मनी में फैल गया, उन्हें काला कर दिया और पिघला दिया। इसमें थोड़ा वक्त लगा, पर आखिरकार सारे कागज एक चिपचिपे लिक्विड में बदलकर मिट्टी में बह गए। कागज हटने के बाद एक्सू क्विंग के जहर ने कनखजूरा को इन्वेड करना शुरू किया। लड़की की आंखों के नीचे का सब कुछ सड़ गया और उसकी आंखें और भी खाली हो गईं। फिर एक्सू चिंग का तीसरा हेवनली पैलेस थरथराया और उसके शरीर के बाहर का सारा जहर कनखजूरा लड़की के अंदर वाला भी घूमकर वापस एक्सू चिंग में समा गया। जब ये खत्म हुआ, कनखजूरा लड़की कांपी, फिर मुश्किल से अपना सिर उठाकर एक्सू क्विंग को देखा। आखिरकार वो मुड़ी और वापस दीवार में घुस गई। एक्सू क्विंग ने उसके बाद उस पर ध्यान नहीं दिया। गड्ढे के किनारे खड़े होकर उसने फैसला किया कि टॉप 10 में आने के लिए उसे और फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। सुरंग में वापस कूदकर उसने फिर से उतरना शुरू किया। आधे दिन और बीत गया और अब उसके पास कुल 243 फ्रैगमेंट्स हो चुके थे। अब वक्त खत्म होने में सिर्फ आधा दिन बचा था। एक्सू क्विंग और फ्रैगमेंट्स ढूंढने के मूड में नहीं था और वापस जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना आखिरी फ्रैगमेंट उठाया, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसे एक जिंदा इंसान दिखाई दिया। 1.5 दिन से ज्यादा वक्त में पहली बार कोई असली इंसान मिला था। यह सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का डाओ चाइल्ड झांग सियुन था। वो सुरंग में और नीचे था। वो अभी अभी एक क्रॉस टनल से लड़ते हुए बाहर निकला था, एक गास्ट के साथ। दोनों की रफ्तार कमाल की थी और उनके टकराने की धमाकेदार आवाजें मिट्टी में जज्ब हो रही थीं, इसलिए शोर ज्यादा दूर नहीं जा रहा था। वो गास्ट बहुत सख्त और खूंखार था। इंसान जैसा दिखता था, पर खाल नहीं थी। पूरा शरीर सूखा और फटा हुआ, जैसे जलकर मरा हो। फिर भी वो बेहद फुर्तीला और तेज था। झांग सियू को उस पर ढंग का एक भी वार करने में मुश्किल हो रही थी। जब भी गास्ट हमला करता, काली आग हर दिशा में फैल जाती। उसकी ऑरा से एक्सू क्विंग बता सकता था कि यह अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था जो उसे सुरंग में मिला था। यह 6 पैलेस लेवल का था। सबसे खास बात यह थी कि उस काली आग से गर्मी नहीं, बल्कि ठंडक निकल रही थी। यह नेदर फ्लेम थी जो आत्मा को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती थी। झांग सियू का चेहरा उतरा हुआ था। वो काफी देर से इस जले हुए ज़ॉम्बी गास्ट से लड़ रहा था। उसने सीक्रेट मैजिक्स यूज करके उसे खत्म किया था, पर वो पल भर में फिर से जुड़ जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सोल स्लॉटरिंग ट्रम्प कार्ड भी यूज किया, पर वो भी बेकार गया। गास्ट मानो अमर, अनडाइंग और टूटने वाला नहीं था, और कभी कभी ऐसी अजीब ताकत छोड़ता था जो उसे भी डरा देती थी। लानत है, मैं इतना करीब हूँ। यह 5 एलिमेंट
एलिमेंट ज़ॉम्बी अचानक कहां से आ टपका? कहीं सेक्ट ग्रैंडफादर की कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई? क्या नीचे कुछ बदल गया है? जांग सियू का चेहरा बेहद गंभीर था। उसने अपने दादा की सलाह ठुकराकर रिक्रूटमेंट इवेंट में हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि वो खास तौर पर घास्ट हॉलो एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे शुरू से पता था कि ट्रायल यहाँ होगा और उसके दादा ने साफ किया था कि घास्ट हॉलो के ऊपरी हिस्सों में एक ऐसी चीज है जो अगर मिल गई तो किस्मत खुल जाएगी। दादा ने उसे हर डिटेल बता दी थी, इसलिए वो सीधा यहाँ आया था। लेकिन इस घास्ट ने उसका रास्ता रोक लिया था और इतनी बुरी तरह लड़ रहा था कि आगे बढ़ना नामुमकिन था। अगर वो बस निकलने की कोशिश करता तो वो और भी भयानक जादू दिखाता। उसे पता था कि ये खौफनाक ज़ॉम्बी कोई मामूली चीज नहीं है। उसे इसकी असलियत पता थी। ऐसे काम नहीं चलेगा। वह बड़बड़ाया, चेहरा और भी सख्त हो गया। कोई हल ढूंढने के लिए वो पीछे हटा, पर ज़ॉम्बी सीधा उसकी तरफ लपका। उसकी आंखें चमकी और वो एक और हमला करने ही वाला था कि उसने एक्सयू क्विंग को देखा जो अभी वहां पहुंचा था। दोनों के बीच सिर्फ 600 मीटर का फासला था। अंधेरे के बावजूद वो एक दूसरे को देख सकते थे और नजरें मिली। इक्सू किंग की भौहें, आईब्राउज ऊपर चढ़ गईं। सुरंग की गहराइयों में देखकर वो थोड़ा पीछे हटा। उसे इस लड़ाई में पड़ने का कोई शौक नहीं था, इसलिए उसने वहां से निकलने का फैसला किया। तुम, जांग सियून बोला। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमकी। बिना हिचकिचाए और आते हुए ज़ॉम्बी को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने दोनों हाथों से तेजी से एक इनकैंटेशन जेस्चर किया। उसके पूरे शरीर में लहरें उठीं और स्पेशल फ्लक्चुएशंस, स्थानिक हलचल हर दिशा में फैल गईं। फिर उसने अपने दाएं हाथ से अपने माथे पर मारा, जिससे वहां एक दरार खुल गई। उस दरार के अंदर से एक हाथ बराबर काली बकरी गोट निकली। उसने अपना सिर बाहर निकाला, एक्सू किंग को देखा और मुंह खोला। एक्सू किंग पीछे हट ही रहा था जब ये हुआ, लेकिन तभी उसका दिमाग घूम गया और आसपास टूटने की आवाजें आने लगी, जैसे स्पेस के टुकड़े हो रहे हों। दो टूटे हुए टुकड़े अपनी जगह बदल गए और फिर जुड़ गए, फिर और भी। दुनिया घूमने लगी और फिर साफ होने लगी। जब उसने आसपास देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अब उस जगह खड़ा था जहां पहले जांग सियू था, और जांग सियून अब उस जगह था जहां एक्सू किंग खड़ा था। उनकी जगह आपस में बदल गई थी, ट्रांसपोज्ड। और अब वो जला हुआ ज़ॉम्बी सीधा एक्सू किंग की तरफ लपक रहा था। जांग सियून हल्के से हंसा। फिर ज़ॉम्बी का ध्यान एक्सू किंग पर होने का फायदा उठाते हुए वो तेजी से सुरंग में और नीचे भागा। एक्सू किंग ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी पड़ गईं। चैप्टर 368, सुप्रीम आर्बिटर इमॉर्टल सोसाइटी का डाओ चाइल्ड। जांग सियून के पास एक गुप्त स्थान परिवर्तन ट्रांसपोजिशन तकनीक थी, जिससे वो अपने दुश्मन के साथ जगह बदल सकता था। जब पहली बार इसका इस्तेमाल होता तो इसका तोड़ निकालना नामुमकिन के बराबर था। एक्सू किंग ने जांग सियून की हंसी सुनी और उस आवाज को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लिया। लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि वो जला हुआ ज़ॉम्बी ठीक उसके ऊपर था। एक्सू किंग जानता था कि अगर इस ज़ॉम्बी ने जांग सियून जैसे शक्तिशाली इंसान को परेशान किया है तो जाहिर है ये बेहद ताकतवर है। जरा भी लापरवाही ना करते हुए वो पीछे हटा, दोनों हाथों से इनकैंटेशन जेस्चर किया और उस खुखार ज़ॉम्बी पर जादुई समुद्री लहरें, सुनामी वेव्स छोड़ दी। उसकी शैडो ने एक ताबूत, कॉफिन का रूप लिया और एक्सू किंग उसके अंदर घुस गया। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी जब जादुई लहरों ने ज़ॉम्बी को पीछे धकेल दिया। इस बीच एक्सू किंग अपनी शैडो के साथ पूरी तरह फ्यूज हो गया, जिससे उसका पूरा शरीर घुप अंधेरा, पिच ब्लैक हो गया। उसकी आंखों में तीखी रोशनी चमकी, पर उसने हमला करने के बजाय पीछे हटना सही समझा। अब जब उसका शरीर 5 पैलेस पीक के बराबर था, उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा थी। पीछे हटते हुए उसने एक घूंसा, फिस्ट स्ट्राइक मारा। ठीक उसी पल जब घूंसा लगने वाला था, जादुई पानी फट गया और वो जलता हुआ ज़ॉम्बी गोली की रफ्तार से बाहर निकला। वो इतना तेज था कि एक्सू किंग की आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं पाईं। वो बस एक धुंधली परछाई था जो पानी की बौछार को चीरते हुए सीधा उसके सामने आ गया। एक तीखी चीख एक्सू किंग के कानों में पड़ी जब ज़ॉम्बी ने उसके घूंसे का जवाब अपने घूंसे से दिया। एक जोरदार झटका एक्सू किंग को लगा जब भयानक ताकत उससे टकराई। अपनी बढ़ी हुई शारीरिक ताकत के बावजूद वो इस लेवल की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। धमाके की आवाज उसके अंदर गूंज उठी और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा, सीधा मिट्टी की दीवार से टकराया। ये पक्का 6 पैलेस बैटल प्रावेस है, लेकिन इसने जांग सियू का पीछा नहीं किया। इसका मतलब ये ज्यादा समझदार नहीं है। इसके इंस्टिंक्ट्स किसी जंगली जानवर जैसे हैं। और सच कहूं तो अगर इसके पास सिर्फ इंस्टिंक्ट्स हैं तो काम आसान हो गया। ये मुझे गौर से देख रहा है और तभी तेज हुआ जब मैं तेज हुआ और इसने मेरे घूंसे का जवाब घूंसे से दिया। ये सबूत है कि इसके पास दिमाग नहीं है। वो महसूस कर सकता था कि ये ज़ॉम्बी कितना खौफनाक है। इसकी जादुई तकनीकें तो ठीक ठाक थीं, पर असली खतरा इसका शरीर था। इसकी शारीरिक ताकत 6 पैलेस लेवल की थी। जब एक्सू किंग अपनी शैडो से जुड़ता तो वो 5 पैलेस पीक तक पहुंच सकता था, पर यह भी काफी नहीं था। वो ना अपने दुश्मन की रफ्तार पकड़ पा रहा था, ना ही उससे ज्यादा ताकतवर था।
लेकिन आसपास की दीवारों ने रफ्तार का फायदा कम कर दिया था। जब तक वो दुश्मन को सीधा सामने रखता, एक्सू क्यूइंग उसकी स्पीड को बेअसर कर सकता था। यही वजह थी कि वो इधर उधर हटने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा करने से वो चारों तरफ से हमले के लिए खुल जाता, इसलिए वो सीधा पीछे हटा जब तक कि दीवार से न जा लगा। इसका मतलब था कि पीछे सिर्फ दीवार थी, दाएं और बाएं भी दीवार थी और खुली जगह सिर्फ सामने थी। इस बीच उसके तीसरे पैलेस में मौजूद टैबू पॉइजन कोर तेजी से कंपन कर रहा था और जहर निकलकर उसके सामने जमा हो रहा था। जैसे ही एक्सू क्वीन दीवार से टकराया, ज़ॉम्बी गुर्राया। लाल आग उसके चारों तरफ फूट पड़ी और ढेर सारे मुंह बनकर एक्सू चिंग की तरफ लपकी। एक्सू चिंग हट नहीं सकता था क्योंकि वो दीवार में फंसा था, इसलिए उसने खुद को किसी हेजहॉग शाही की तरह सिकोड़ लिया। आग बेकाबू हो गई और ज़ॉम्बी की ऑरा हर तरफ फैल गई। वो एक धुंधली लकीर बनकर आगे बढ़ा और एक और घूंसा सीधा दीवार में फंसे एक्सू क्यूइंग पर मारा। एक धमाका हुआ और एक्सू क्यूइंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पीछे की दीवार टूट गई और वो और अंदर धंस गया। लेकिन ज़ॉम्बी भी पीछे हटा और उसकी आंखों में पागलपन के बजाय पहली बार डर की झलक थी। वजह ये थी कि उसका दायां हाथ सड़ रौट रहा था। तभी उसके अंदर से लाल बिजली कड़की, जिससे वो दर्द में चीख उठा। लाल बिजली ने उसके मांस और खून को जमाना शुरू कर दिया, जिससे ठंडी एनर्जी निकलने लगी। फिर वो बिजली वापस दीवार की तरफ गई, जहां एक काली लोहे की सीख आयरन स्क्यूअर दिखाई दी, जो एक्सू क्वीन के सामने हवा में तैरने लगी। एक्सू किंग ने खून की उल्टी की। उसके शरीर पर छाया अंधेरा उसके माथे पर सिमट कर एक आंख बन गया। शैडो ने आंख बनकर ज़ॉम्बी को घूरा। उस आंख के नीचे एक्सू चिंग का शांत चेहरा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। वह जानता था कि उसका शरीर और जादू दुश्मन के बराबर नहीं है, ना ही रफ्तार। लेकिन खुद को दीवार में चुनवा कर उसने लड़ाई का मैदान सिर्फ अपने सामने रखा था। उसने दुश्मन के हमला करने की जगह को सीमित कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस जले हुए ज़ॉम्बी के पास कल्टीवेटर जैसी अक्ल नहीं है। वह कोई पेचीदा रणनीति स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, एक्सू क्विंग का टैबू पॉइजन कोर उसके शरीर से कहीं बड़ा ट्रम्प कार्ड था। जब भी दुश्मन हमला करता, उसे जहर चढ़ता। बस एक्सू च्युइंग को वक्त निकालना था और जहर के असर करने का इंतजार करना था। सुरंग में सन्नाटा छा गया। ज़ॉम्बी एक्सू चिंग को घूर रहा था। उसके चेहरे पर चिढ़ और डर दोनों थे, क्योंकि उसका दायां हाथ अभी भी सड़ता जा रहा था। आखिरकार वो गुर्राया, अपने डर को जबरदस्ती दबाया और फिर से एक्सू चिंग की तरफ दौड़ा, पूरी सिक्स पैलेस ताकत के साथ। एक बड़ा धमाका हुआ और साथ में एक चीख। अगले ही पल वो जला हुआ ज़ॉम्बी हैरान करने वाली तेजी से पीछे फेंक दिया गया। उसका दायां हाथ गलकर गायब हो चुका था और टैबू पॉइजन उसके धड़ टॉर्सो में फैल रहा था, जो तेजी से सड़ रहा था। ज़ॉम्बी के चेहरे पर पागलपन था, लेकिन डर अब साफ दिख रहा था, बल्कि वो दहशत के करीब था। उसके सामने एक्सू किंग दीवार में फंसा था। उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। शुक्र है वायलेट क्रिस्टल लगातार उसे ठीक कर रहा था, जिससे वो टिका हुआ था। एक्सू च्युइंग के सामने का इलाका जहर से भर चुका था, जो हर चीज को गला रहा था और म्यूटाजन छोड़ रहा था। लेकिन एक्सू किंग उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी नजरें ज़ॉम्बी पर टिकी थी, जिसमें जान लेने का इरादा जल रहा था। फिर भी उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपना हाथ ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ाया और बुलाने का इशारा किया। आओ, लड़ाई जारी रखते हैं। ज़ॉम्बी गुस्से में गुर्राया, फिर भी उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा हिचकिचाहट और डर था। ये देखकर एक्सू चिंग ने अपने हाथ दीवार पर रखे और खुद को बाहर खींच लिया। जब वो खड़ा हुआ, टैबू पॉइजन उसके चारों तरफ घूमने लगा। एक्सू चिंग को समझ नहीं आ रहा था कि जांग स्यून इतनी देर तक इस ज़ॉम्बी से क्यों लड़ता रहा, जबकि उसके पास 6 पैलेस पावर थी। पर एक्सू चिंग जंगली जानवरों का बर्ताव जानता था और उसे पता था कि दुश्मन को डराकर भगाने का इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा, खासकर तब जब आप किसी जानवर के इंस्टिंक्ट्स के साथ खेल रहे हों। इसलिए लंबी लड़ाई लड़ने के बजाय एक्सू क्विंग चाहता था कि उसका दुश्मन खुद ही चला जाए, और वही हुआ। जैसे ही एक्सू चिंग ने टैबू पॉइजन को अपने आसपास घुमाया, जैसे किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा हो, ज़ॉम्बी की आंखों में डर इतना बढ़ गया कि वो पीछे हटने लगा। फिर उसने कुछ और चीखें मारी और सुरंग में ऊपर की तरफ भाग गया, एक्सू चिंग को अकेला छोड़कर। एक्सू क्विंग ने थोड़ा खून थूका और ऊपर सुरंग की तरफ देखा। फिर उसने नीचे देखा और उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गईं। वो जानता था ज़ांग सियू ताकतवर है। पहले जब उसे शक हुआ था कि ज़ांग सियू उस लाल चांद से जुड़ा है, तभी उसे पता चल गया था कि वो खतरनाक है। लेकिन वो इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। हम सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर के नीचे हैं, जो स्वॉर्ड सेज कोर्ट के कंट्रोल में है। ज़ांग सियू के पास अजीब ताकतें हो सकती हैं, पर अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो किसी न किसी को बीच में आना चाहिए। उसके पीछे जाना खतरनाक होगा, पर अगर मैं जाकर देखूं भी नहीं कि वहां क्या मौके हैं, तो बेहतर है मैं वापस साउथ फीनिक्स चला जाऊं। इस फेज का वक्त तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए एक्सू चिंग की आंखों में दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन चमका और वो सुरंग में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ा। रास्ते में उसने अपने टैबू पॉइजन कोर को एक्टिवेट किया और खुद को जहर से ढक लिया, कम से कम उस जले हुए ज़ॉम्बी जैसी चीजों को दूर रखने के लिए। नीचे जाते हुए उसे फिर से कुछ पेपर मनी दिखाई दिए। हवा में ढेर सारे टुकड़े तैर रहे थे। उन्हें देखते ही एक्सू च्युइंग ने दीवार पर चिपक कर नीचे उतरने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया।
अब वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। इस पॉइंट पर ज्यादातर डिसाइपल्स ने अपनी जेड स्लिप्स एक्टिवेट करके टेलीपोर्ट होना सही समझा। अब बहुत कम कल्टिवेटर्स बचे थे और अगर सुरंग की गहराई की बात करें तो वहां सिर्फ 2 लोग थे, जंग सियून और एक्सू चिंग। पेपर मनी बढ़ते जा रहे थे और बदबू और भी तेज होती जा रही थी। ठंड और म्यूटेजन की मात्रा भी बढ़ गई थी। गाना पहले से कहीं ज्यादा साफ था। एक अगरबत्ती जलने जितने वक्त गुजरने के बाद एक्सू किंग अचानक रुक गया। दीवार पर बिना हिले डुले उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, अपनी मौजूदगी छुपाई और करीब 300 मीटर नीचे एक जगह को देखा। वहां उसे एक अजीब सी इमारत दिखी, एक लकड़ी की झोपड़ी, लॉग कैबिन। वो बहुत पुरानी और जर्जर, डिलैपिडेटेड लग रही थी, जैसे अनगिनत सालों से वहां हो। लकड़ी सड़ने की कगार पर थी। वो ढांचा पंचकोणीय पेंटागनल था और हर कोने से एक ग्रे रंग की लोहे की जंजीर जुड़ी थी जो सुरंग की दीवारों तक जा रही थी। दरअसल वो जंजीरें उस कैबिन को हवा में लटकाए हुए थी। कैबिन की खिड़की से एक हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। खिड़की और दीवारों के टूटे हुए हिस्सों से एक्सू चिंग अंदर एक इंसान को देख सकता था। वो एक औरत थी जो लाल रंग का ओपरा कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। वो खिड़की पर बैठी थी। उसका गोरा हाथ बाहर निकला हुआ था और वो पेपर मनी फेंक रही थी। कागज हवा में बिखर रहे थे। ठंडी हवा उन्हें ऊपर की तरफ उड़ा रही थी। पेपर मनी और उस जेड संगमरमर जैसे गोरे हाथ के अलावा एक्सू चिंग ने खिड़की के अंदर एक लाल दिया लैंप देखा। जाहिर है यही वो जगह थी जहां से वो पेपर मनी आ रहे थे और उस हाथ को देखते ही एक्सू किंग का दिल डर से भर गया। फिर उसने उस दिए को गौर से देखा और उसका दिल जोर से उछला। वो तेल का दिया, कोई आम दिया नहीं बल्कि एक लाइफ लैंप था। वो गाना जो उसे इतनी देर से सुनाई दे रहा था वो उसी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर से आ रहा था और इस घुटन भरे अंधेरे में अब पहले से कहीं ज्यादा साफ गूंज रहा था। जिंदगी की उलझन में, भविष्य की निराशा में, कौन है जो पुनर्जन्म में मेरा इंतजार कर रहा है। आवाज खूबसूरत थी, मनहूस थी और बर्फ जैसी ठंडी। ये कहना नामुमकिन था कि ये गीत किसके लिए गाया जा रहा था। शायद एक्सू किंग के लिए, शायद जांग सियू के लिए, या शायद किसी और हस्ती के लिए जो सुरंग के अंधेरे में छुपी थी। चैप्टर 369। वो गाना हवा में उड़ते हुए पेपर मनी के साथ उस लकड़ी की झोपड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। गीत बेहद मातम भरा था और माहौल बिल्कुल अजीबो गरीब। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी रस्म या पूजा चल रही हो, कुछ ऐसा जो ना जाने कब से चला आ रहा था। एक्सू चिंग की नजरों में वो पंचकोणीय पेंटागनल झोपड़ी किसी वेदी ऑल्टर जैसी लग रही थी। वजह ये थी कि उस झोपड़ी के कोनों पर जहां जंजीरें जुड़ी थीं, वहां 3 खौफनाक ज़ॉम्बीज बैठे थे। पहला ज़ॉम्बी पूरी तरह भीगा हुआ था और इतना सड़ चुका था कि बताना मुश्किल था कि मर्द है या औरत। उसका चेहरा झोपड़ी की तरफ था। एक फटा पुराना काला चोगा रोब उस पर लटका हुआ था। उसके शरीर से टपकती हुई मौत की बूंदें बता रही थी कि उसने कैसे दम तोड़ा था। कितना भी वक्त बीत गया हो, ये साफ था वो एक डूबा हुआ ज़ॉम्बी था। दूसरा ज़ॉम्बी भी फटे हुए काले चोगे में था और उसका मुंह भी झोपड़ी की तरफ था। उसके हाथ अपने ही पेट पर थे और वो अपना पेट फाड़ रहा था जिससे अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अंदर कोई अंग, ऑर्गन्स नहीं थे। सब कुछ खाली था, लेकिन फिर भी वहां कुछ था जो ठीक से दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मरते वक्त इसने कुछ ऐसा देखा था जिसने इसे झुकने पर मजबूर कर दिया। वो एक चिरा हुआ डिसेक्टेड ज़ॉम्बी था। तीसरा ज़ॉम्बी बाकी दोनों से थोड़ा अलग था। उसके कमर पर एक लाल बेल वाइन लिपटी हुई थी जिसके कांटे उसके पेट में चुभे हुए थे। वो बेल ऊपर जाकर उसके गले में लिपटी थी। बेल के सिरे उस ज़ॉम्बी के हाथों में थे, जैसे उसने खुद को बांधकर अपनी जान ली हो। वो एक गला घोटा हुआ स्ट्रैंगल्ड ज़ॉम्बी था। तीनों ज़ॉम्बी सिर से पैर तक अजीब थे और इन्हीं की वजह से एक्सू किंग को लगा कि ये कोई रस्म चल रही है। झोपड़ी के चौथे कोने पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। वहां सिर्फ एक बिना नाम का कब्र का पत्थर, ग्रेवस्टोन था। आमतौर पर ग्रेवस्टोन कब्र के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ कोई कब्र नहीं थी। फिर भी ये जगह किसी मकबरे जैसी लग रही थी। एक्सू चिंग ने दूसरे ज़ॉम्बी को वो चिरा हुआ वाला गौर से देखा। तब उसने नोटिस किया कि उसके खाली पेट में थोड़ी मिट्टी थी और उस मिट्टी में एक बहुत छोटी सी कब्र थी जिसके अंदर एक बच्चे का आधा ढका ज़ॉम्बी था। वो चौथा ज़ॉम्बी था। ये सब देखने के बाद एक्सू किंग का ध्यान 5वें कोने पर गया। वहां उसने जले हुए निशान देखे जहां कभी कोई ज़ॉम्बी बैठा होगा। तुरंत उसे उस जले हुए ज़ॉम्बी की याद आई जिससे वो अभी लड़कर आया था। चिरने के लिए धातु, मेटल, गला घोटने के लिए लकड़ी, वुड, डूबने के लिए पानी, वाटर, जलाने के लिए आग, फायर, दफनाने के लिए मिट्टी, अर्थ। एक्सू चिंग को नहीं पता था कि ये रस्म किस बारे में है, पर वो जानता था कि ये चारों ज़ॉम्बीज और वो झोपड़ी बेहद खौफनाक हैं। माहौल में घुटन थी और गाने, ऑरा और म्यूटेजन की वजह से उसके रोंगटे खड़े थे। उस ऑरा से उसका दिल और दिमाग कांप रहा था। ऐसा एहसास उसे आखिरी बार लाल चांद के सामने हुआ था। एक्सू चिंग जानता था कि अंधेरे में नीचे जरूर कोई ऐसी हस्ती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह साफ था कि जांग सियू को भी इसके बारे में पता था। एक्सू चिंग ने उसे कुछ 100 मीटर नीचे देख लिया था, जो सावधानी से दीवार पर उतर रहा था। वो तेजी से पर संभाल कर चल रहा था, डर रहा था कि कहीं झोपड़ी वाली औरत या ज़ॉम्बीज जाग ना जाएं।
अब वो झोपड़ी से जुड़ी लोहे की जंजीर से बस 30 मीटर दूर था। एक्सू किंग ने ठंडी आंखों से जांग सियून को देखा। देखते हुए उसने आराम से एक शीशा मिरर, एक काली लकड़ी का टुकड़ा और एक बैग भरा हुआ मेडिसिनल पिल्स निकाली। वो पिल्स काले गोले बोलसिस थे जो फटते ही आसपास के म्यूटेजन को सोख लेते थे। इस मनहूस और म्यूटेजन से भरी सुरंग में ध्यान खींचने के लिए इन काले गोलों से बेहतर कुछ नहीं था। एक्सू चिंग ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और बैग को ठीक जांग सियून के ऊपर खाली कर दिया। सैकड़ों काले गोले नीचे गिरे। जांग सियून जो ध्यान से रेंग रहा था अचानक चौंका और ऊपर देखा। एक्सू चिंग और उन गिरते हुए गोलों को देखकर वो घबरा गया। वो उन्हें रोकने के लिए कुछ करने ही वाला था कि एक्सू क्विंग ने धीमे से कहा, फट जाओ। काले गोले धमाके के साथ फटे। कानों को बहरा करने वाली आवाज गूंजी। साथ ही भारी मात्रा में म्यूटेजन में हलचल मच गई। पलक झपकते ही एक विशाल वॉर्टेक्स बन गया जिसने एक तूफान जैसा शोर और ताकत पैदा कर दी। म्यूटेजन का बहाव इतना तेज था कि अगर उसे पानी माना जाए तो वहां एक विशाल सुनामी आ गई थी। नीचे सब कुछ धुंधला हो गया। वह पंचकोणीय झोपड़ी थरथरा गई और गाना अचानक रुक गया। झोपड़ी के चारों तरफ बैठे ज़ॉम्बीज़ ने अपनी आंखें खोली जिनमें से गजब का पागलपन और दरिंदगी निकल रही थी। गुस्से में चीखते हुए सबने जांग सियू की तरफ देखा। एक शैतानी गुस्सा वहां फूट पड़ा। जांग सियू का चेहरा उतर गया और उसका दिल हैरानी और गुस्से से भर गया। एक बात तो साफ थी कि एक्सू च्युइंग ने किसी तरह उस जले हुए ज़ॉम्बी का काम तमाम कर दिया था जिससे वो खुद नहीं निपट पाया था, और अब एक्सू किंग जानबूझकर उसे निशाना बना रहा था। जांग सियू का खून खौल उठा। ना सिर्फ उसका प्लान खराब हुआ था बल्कि अब वो जानलेवा खतरे में था। आंखें लाल करके उसने एक्सू क्विंग के साथ जगह बदलने, स्विच पोजीशंस के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बार एक्सू क्विंग तैयार था। वो पहले ये तकनीक झेल चुका था, इसलिए तैयारी लाजमी थी। जैसे ही जांग सियू ने हरकत की, एक्सू किंग ने वो छोटा शीशा उठा लिया। शीशा चमका और सीधा जांग सियू की आंखों में रोशनी मारी। जांग सियू का दिल बैठ गया जब उसकी आत्मा अचानक जकड़ ली गई और उसकी तकनीक बेअसर हो गई। और फिर एक्सू क्विंग ने काली लकड़ी एक्टिवेट कर दी। डार्क स्पिरिट एवोविल डोर प्रकट हुआ, जांग सियून की तरफ घूमा और खुल गया। उसमें से एक सड़ता हुआ दिल, रॉटिंग हार्ट, निकला। उसे देखते ही जांग सियू कांप उठा और उसके चेहरे पर उलझन छा गई। डार्क स्पिरिट एवोविल डोर पर दोहरा जादू था जो किसी की भी लाइफ फोर्स को जाम कर सकता था, और अब जांग सियून की लाइफ फोर्स जाम हो चुकी थी। वो अपनी जादुई तकनीक पूरी नहीं कर सकता था। मौके का फायदा उठाते हुए एक्सू किंग पीछे हटा और हवा में और ऊपर उड़ गया, लेकिन इतना काफी नहीं था उसके गुस्से को शांत करने के लिए। इसलिए उसने अपनी शैडो को जांग सियू की तरफ फैलाया। जांग सियून जाम हो चुका था, इसलिए शैडो ने आसानी से उसे पकड़ा और झोपड़ी के पास वाले ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक दिया। नियम कहते थे कि आप किसी को मार नहीं सकते, और एक्सू क्विंग नियम तोड़ने वाला नहीं था। सॉर्ड सेजेस ने इस बात पर बार बार जोर दिया था, तो जाहिर है उनके पास निगरानी का तरीका होगा। शायद टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप्स इसी काम के लिए थी, लेकिन नियम में ये कहीं नहीं लिखा था कि आप किसी और के हाथों अपना काम नहीं करवा सकते। ये करके शैडो वापस एक्सू क्विंग के पास आई और वो पल भर में 3000 मीटर ऊपर चला गया। ऊपर से वो सब कुछ देख सकता था। उसने गुर्राते हुए ज़ॉम्बीज़ को देखा और जांग सियू को दर्द में चीखते हुए, जो अब फिर से हिलडुल सकता था। उसके पास अभी भी लाइफ लैंप है। आंखें सिकोड़ते हुए एक्सू चिंग बस जांग सियून के मरने का इंतजार कर रहा था ताकि उसका लाइफ लैंप ले सके, लेकिन तभी उसे एक जानलेवा खतरे का एहसास हुआ जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। नीचे जहां पहले घुप अंधेरा था वहां अब रोशनी थी। उसने नीचे देखा और तुरंत उसका सर घूम गया। सब कुछ मुड़ता और बिखरता हुआ दिखने लगा। उसकी आत्मा, मांस और खून सब ऐसा लगा जैसे अभी चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। नीचे उसे अब सिर्फ 5 जंजीरें और झोपड़ी नहीं दिखी। झोपड़ी के ठीक नीचे उस गहरे अंधेरे में कुछ और प्रकट हुआ था। एक आंख, एक विशाल सुनहरी आंख। वो इतनी बड़ी थी जितनी खुद वो सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल हस्ती सुरंग की तलहटी में सो रही थी, और ये सुरंग सिर्फ उसके देखने के लिए एक आई होल था। अब वो जाग चुकी थी और उस छेद से ऊपर देख रही थी। नजर ठंडी थी, जैसे सारे जीव उसके लिए कीड़े हों, जैसे उसके साथ रहने का एक ही तरीका हो, अपनी लाइफ फोर्स उसे दे देना। ये था लाइफ लेवल के अंतर का दबाव। एक ही नजर ने एक्सू चिंग के बालों, आंखों, उंगलियों, मांस और खून को अपनी चेतना दे दी थी, जैसे वो अब उसका हिस्सा नहीं रहे और उससे अलग होने के लिए तड़प रहे हों। बेपनाह म्यूटेजन उस पर टूट पड़ा, इतना कि वो बस म्यूटेट होने ही वाला था। एक अनकहे दर्द ने उसके जिस्म के कोने कोने को चीर दिया। एक्सू चिंग ने टेलीपोर्ट होने की सोची पर नहीं कर पाया। वो बस इंतजार कर सकता था कि कब वो विशाल इच्छा शक्ति विल उसे फाड़ देगी। उसके अंदर वायलेट मून चमका और टैबू पॉइजन कोर फट पड़ा, जिसने उस दबाव को तोड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ धकेला। लेकिन उस सुनहरी आंख की ऑरा बहुत भयानक थी और एक्सू चिंग की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। ये देखकर वो अपनी शैडो को बुलाने ही वाला था, खुद को ढकने के लिए। तभी दीवार से एक कनखजूरा सेंटीपीड फटकर निकला और उसकी तरफ लपका। उस पर बैठी औरत ने एक्सू चिंग का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह उसे लेकर वापस दीवार की तरफ भागी। उसकी कल्टिवेशन बेस
एक्सुचिंग जितनी नहीं थी, पर नीचे वाली नजर का उस पर असर नहीं हो रहा था। टॉप स्पीड पर वो दीवार पर चढ़ती गई और जल्दी ही 3000 मीटर ऊपर पहुंच गई। इस बीच वो कंपक पाता हुआ गाना नीचे से फिर गूंजने लगा। पिछले जन्मों में बिछड़े, बार बार जन्मे, इश्क के रोग को काटो और अंतहीन मातम मनाओ। जिंदगी की उलझन में, भविष्य की निराशा में, कौन है जो पुनर्जन्म में मेरा इंतजार कर रहा है। सुरंग में गूंजता हुआ वो गीत दुख भरा और सुंदर था। अचानक वो सुनहरी आंख बंद हो गई, जैसे उस गीत का उस हस्ती हिम के लिए कोई खास मतलब हो। भारी म्यूटाजन की वजह से हर तरफ गास्ट्स निकल आए। सब दरिंदगी से चीख रहे थे। हिल चुके एक्सु क्विंग ने नीचे देखा। इस गास्ट हॉलो की हर बात अजीब थी। वह झोपड़ी वाली रस्म शायद खास तौर पर इसलिए थी ताकि सुरंग की गहराई में जो भी है वो सोता रहे। रही बात इस कनखजूरा औरत की, वो बाकी घास से अलग थी। उसने नाजुक वक्त पर एक्सु क्विंग को बचाया था, शायद इसलिए क्योंकि एक्सु क्विंग ने उसे बचाया था। एहसान का बदला चुकाना, यह एक्सु क्विंग ने किसी ग्रू या गास्ट में पहले कभी नहीं देखा था। उसने मिली जुली भावनाओं के साथ उसे देखा, पर वो वापस नहीं देख रही थी। वो बस तेजी से ऊपर जा रही थी और 3000 मीटर ऊपर जाने के बाद वो रुक गई। वहां उसने एक्सु किंग को देखकर सर हिलाया और मुंह से ढेर सारे पिलर फ्रैगमेंट्स उगल दिए, कम से कम 107 या 108 टुकड़े। फिर वो वापस दीवार में घुस गई और गायब हो गई। एक्सु चिंग ने फ्रैगमेंट्स उठाए और आसपास के खतरे को देखा। अनगिनत गास्ट्स हर तरफ थे। फिर उसने टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप निकाली। वह पहले ही तेज रोशनी से चमक रही थी। पहला फेज खत्म हो चुका था। एक्सु चिंग को स्लिप तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। टेलीपोर्टेशन अपने आप शुरू हो गया। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, पर आखिर में उसने स्लिप फेंकी नहीं। रोशनी उठी और उसे घेर लिया। गायब होने से ठीक पहले उसने उस अंधेरी सुरंग में नीचे झांका। यहाँ क्या राज छुपे हैं? वो ऑल्टर किसने बनाया? वो झोपड़ी वाली औरत जिंदा थी या मुर्दा? क्यों उसका गाना उस देवता को सुला सकता है? ये तीसरा देवता था जिससे एक्सु क्वीन का सामना हुआ था। पहला था वो ब्रोकन फेस, दूसरा था रेड मून, और अब ये। चैप्टर 370 सुप्रीम बिगिनिंग। नेदरफ्लाइट पिलर के बाहर का मौसम साफ था और आसमान उतना ही नीला था जितना हमेशा रहता है। सर्दियों की ठंडी हवा कभी कभी नेदरफ्लाइट सिटी के लोगों पर बर्फ उड़ा कर ले आती थी। सिर्फ 2000 लोगों ने इस भर्ती में हिस्सा लिया था। उनमें से ज्यादातर लोग वक्त खत्म होने से पहले ही टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए थे और अब वहां खड़े उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। गास्ट हॉलो का अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था। जैसा कि उस सरकारी वर्दी वाले आदमी ने 3 दिन पहले कहा था, अंदर के खतरे वाकई जानलेवा थे। एक्सु च्विंग भीड़ में खड़ा था। वो उन आखिरी लोगों में से था जो टेलीपोर्ट होकर बाहर आए थे। जैसे ही वो वहां प्रकट हुआ, उसने आसपास देखा कि और कौन उसके साथ बाहर आया है। कैप्टन वहां थे, जख्मों से भरे हुए, लेकिन हाथ पैर सब सलामत थे। हाँ, उनकी एक आंख और दोनों कान गायब थे और पेट पर एक बड़ा सा घाव था जिसे उन्होंने एक हाथ से पकड़ रखा था। एक्सु च्विंग को देखकर वो मुस्कुराए। भले ही उनके पास एक ही आंख बची थी, पर वो अपने आप से बहुत खुश लग रहे थे। साफ था कि सुरंग में उन्हें जो मिला उससे वो संतुष्ट थे। एक्सु च्विंग ने एक देवता को देखा था, पर वहां कई और रास्ते भी थे जहां दूसरे लोग गए थे और उन्होंने जरूर कुछ अजीब चीजें देखी होंगी। एक्सु च्विंग ने लाल कपड़ों वाली च्विंग को भी देखा। वो उसी ग्रुप में बाहर आई थी जिसमें एक्सु क्विंग आया था, जिसका मतलब था कि वो आखिर तक टिकी रही। उसका मास्क खून से सना हुआ था और बाकी शरीर भी। उसका ईविल गोस्ट शायद कुछ चबा रहा था और साथ ही सांस लेने के लिए तड़प रहा था। एक और शख्स था जिसे एक्सु क्विंग देखना नहीं चाहता था। वो था जांग सियू। उसके पास जरूर जान बचाने के तरीके थे जिन्होंने उसे मरने से बचा लिया। फिर भी उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके अंदर म्यूटेजन का लेवल बहुत ज्यादा था और वो पागलों की तरह पिल्स खा रहा था ताकि खुद को साफ कर सके। उसके माथे से लेकर सीने तक एक गहरा घाव था, इतना गहरा कि हड्डी दिख रही थी। अगर थोड़ा और गहरा होता तो शायद वो 2 टुकड़ों में कट जाता। सू चिंग ने जांग सियून को देखा। जांग सियू ने वापस देखा, चेहरा गंभीर और आंखें ठंडी। एक्सु चिंग का चेहरा बिल्कुल भावहीन, एक्सप्रेशनलेस था और उसने नजर फेर ली। ये नामुमकिन था कि सॉर्ड सेज कोर्ट को घास्ट हॉलो के उस देवता के बारे में पता ना हो, और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि सॉर्ड सेजेस ने ही वो पंचकोणीय पेंटागनल झोपड़ी बनाई हो ताकि उस देवता को सुला सकें। जाहिर है ये सब बस अंदाजे थे। हो सकता है वो झोपड़ी सॉर्ड सेज कोर्ट के आने से पहले से वहां हो। जो भी हो, नतीजा वही था, और वो ये कि उस झोपड़ी का लाल लाइफ लैंप वहां से हटाया नहीं जा सकता था। अगर सॉर्ड सेज कोर्ट ने ये सब सेट किया था तो वो किसी को उसे लेने नहीं देंगे, और अगर वो उनसे पहले से वहां था और सॉर्ड सेजेस खुद उसे नहीं ले पाए तो भला कोई कैंडिडेट कैसे ले सकता था। तो आखिर जैंग सियू वहां कर क्या रहा था? बिना और जानकारी के एक्सु क्विंग कोई पक्की थ्योरी नहीं बना सकता था, लेकिन जब उसने उस झोपड़ी वाली औरत के गाने के बारे में सोचा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। शुरू से ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत अपने गाने की 2 लाइंस में गास्ट हॉलो की कहानी बता रही हो। निराशा में किसी ने अपनी लव सिकनेस, इश्क की बीमारी को अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों में काट दिया था। वो पंखुड़ियां पेपर मनी की तरह थीं जो अंतहीन मातम में तैर
रही थीं, हर पंखुड़ी में तड़प थी, और चाहे पिछले जन्म में हो या अभी के, वो शख्स इंतजार कर रहा था कि वो सारी लव सिकनेस एक साथ जुड़ जाए और तड़प की वजह सामने आए। सवाल बस ये था कि इंतजार करने वाला वो औरत थी या सुरंग की गहराई में बैठा देवता। एक्सू क्विंग खामोशी से बैठा रहा। जितना वो इस दुनिया के बारे में जान रहा था, उतनी ही ये उलझी हुई और रहस्यमयी लग रही थी। उसकी नजर एक और कल्टीवेटर पर पड़ी जो उसके साथ ही टेलीपोर्ट होकर आया था। वो कांप रहा था और तभी सुप्रीम बिगिनिंग नेदरफ्लाइट पिलर से एक रोशनी की किरण निकली और उसे दुनिया से मिटा दिया। उस आदमी की मौत ने एक्सू किंग के घास्ट हॉलो वाले सारे अंदाजे पल भर में बिखेर दिए। जैसे ही उसकी पुतलियां सिकुड़ी, पिलर से एक भावहीन आवाज गूंजी। जांच में पाया गया कि इसने एक इंसान को मारा है। सजा, मिटा देना, एरेडिकेशन। एक्सू चिंग ने पहले ही सोचा था कि टेलीपोर्टेशन जेड स्लिप्स शायद नियम तोड़ने वालों पर नजर रखती होंगी। अब लग रहा था कि वो सही था। इसके अलावा चेक करने पर उसने पाया कि उसके पास कोई पिलर फ्रैगमेंट नहीं बचा था। टेलीपोर्ट होते वक्त फ्रैगमेंट्स अपने आप ले लिए गए होंगे और वापस पिलर में जोड़ दिए गए होंगे। जाहिर है सॉर्ड सेजेस के पास रिकॉर्ड चेक करने के अपने तरीके थे। ठंडी हवा चल रही थी और सभी कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे थे। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। अनगिनत आकृतियां नीचे उतरी। सबने सरकारी वर्दी पहन रखी थी। शुरू में कुछ दर्जन लोग सिर के ऊपर मंडराने लगे, पर फिर और आते गए, जब तक कि सैकड़ों ना हो गए। उनका प्रेशर हर तरफ फैल गया जैसे जैसे और लोग आते गए। कैंडिडेट्स हिल गए थे, जबकि भीड़ में मौजूद लोग और अलग अलग सेक्ट्स के डाव प्रोटेक्टर्स गंभीरता से देख रहे थे। कुछ ही देर में हजारों आकृतियां हवा में तैर रही थीं। सबके अंदर से कमाल की कल्टीवेशन फ्लक्चुएशंस निकल रही थीं। सबसे कमजोर भी गोल्ड कोर लेवल का था। नेसेंट सोल और स्पिरिट ट्रोव एक्सपर्ट्स भी वहां मौजूद थे। हर एक शख्स की पीठ पर एक जैसी बड़ी तलवार ग्रेट स्वॉर्ड बंधी हुई थी। वो हरी थी और उस पर युआन शब्द खुदा हुआ था। इसके साथ और उनकी वर्दी के साथ वो एक वेल ऑयल्ड मशीन के हिस्से लग रहे थे। उनकी ऑराज मिलकर एक विशाल ताकत बना रही थी जो किसी भी दुश्मन को कुचल सकती थी, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो। क्या शानदार नजारा था। ये एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्वॉर्ड सेज कोर्ट के सारे मेंबर्स थे। वह दो फॉर्मेशंस में खड़े थे, जैसे दो विशाल पंख, विंग्स। नेदरफ्लाइट सिटी में पूरी खामोशी थी। तंबुओं में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। सब अपनी सांसें रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। सब जानते थे कि अब एक भव्य स्वॉर्ड सेज समारोह, सेरेमनी होने वाला है। स्वॉर्ड सेज रिक्रूटमेंट के दूसरे फेज से पहले हमेशा यही होता था। ये एक बहुत जरूरी रस्म थी जिसके अपने खास नियम थे। आखिरकार स्वॉर्ड सेजेस इंसानियत के 5 ग्रेटर सेलेस्टियल डिविजन्स में से एक थे, इसलिए ये समारोह पूरी इंसानियत की इज्जत का प्रतीक था। सब बड़े अदब से देख रहे थे जब बादल फटे और एक जोर की गड़गड़ाहट गूंजी। जैसे जैसे आवाज तेज हुई, ऊपर आसमान में एक सतरंगी 7 कलर्ड वॉर्टेक्स दिखाई दिया। 9 विशाल रोशनी की किरणें उस वॉर्टेक्स से निकली। वो वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट्स थे। उनमें से कोई भी एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के किसी बड़े सेक्ट का पेट्रियार्क हो सकता था, लेकिन वह थे स्वॉर्ड सेज कोर्ट के 9 सबसे बड़े एल्डर्स। बाहर आते ही उनके चेहरे गंभीर थे। 4 बाईं तरफ गए और 4 दाईं तरफ, दोनों पंखों के पास अपनी जगह ली। और बीच में एक शख्स था। यह एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्वॉर्ड सेज कोर्ट का ग्रैंड एल्डर था और सबसे ऊंचा स्वॉर्ड सेज। जब एक्सू किंग की नजर उस पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ग्रैंड एल्डर वही बूढ़ा आदमी था जिसकी अल्केमी लेक्चर्स उसने अटेंड की थी, वही जो उसे ग्रैंड मास्टर बाई की याद दिलाता था। एक्सू चिंग हमेशा से मानता था कि वो बूढ़ा आदमी स्वॉर्ड सेज कोर्ट में ऊंचे ओहदे पर है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लीडर हो सकता है। एक्सू चिंग अभी सदमे में ही था कि बाईं तरफ से एक मिडिल एज्ड आदमी आगे आया। ग्रैंड एल्डर को देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़े और गहरा झुकाव किया। एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के स्वॉर्ड सेज कोर्ट में कुल 4311 स्वॉर्ड सेजेस हैं। आज सभी 4311 मौजूद हैं, एक भी गायब नहीं है। हम विनम्रता से आपकी जांच के लिए प्रस्तुत हैं। ग्रैंड एल्डर ने सर हिलाया। नाम की लिस्ट सामने लाओ। जी ग्रैंड एल्डर, उस मिडिल एज्ड कल्टिवेटर ने कहा। गंभीर चेहरे के साथ उसने जमीन की तरफ देखा और गूंजती हुई आवाज में बोला, स्वॉर्ड सेज कोर्ट द्वारा जांच के बाद ये नाम स्वॉर्ड सेज पैलेस को रिपोर्ट किए गए हैं। जमा किए गए फ्रैगमेंट्स की गिनती के आधार पर 10 इंसानों को चुना गया है जो स्वॉर्ड सेज बनने के लिए इंपीरियल ऑडियंस के लायक हैं। नाम इस प्रकार हैं: शुचिंग, चेन एरन्यू, चिंगच्यू, जंग सियोन, निंगयान। हर नाम के साथ भीड़ में से हैरानी की आवाजें आईं। आखिरकार 10 नाम ले लिए गए। आप 10 लोग आगे आओ। एक्सू किंग ने गहरी सांस ली और भीड़ से बाहर निकला। कैप्टन ने भी वैसा ही किया और बाकी सबने भी। वो दूसरे कैंडिडेट्स के ग्रुप के सामने खड़े हो गए, एक दूसरे से करीब 30 मीटर की दूरी पर। सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। उस वक्त उस मिडिल एज स्वॉर्ड सेज ने ग्रैंड एल्डर को नमन किया और अपनी जगह वापस चला गया। ग्रैंड एल्डर ने एक पल के लिए एक्सू क्यूइंग और बाकी लोगों को देखा, फिर वो गंभीरता से उस सतरंगी वॉर्टेक्स की तरफ घूमे। हाथ
हाथ जोड़े और झुक गए। जब वो बोले तो उनकी बूढ़ी आवाज भारी थी और उसमें बेहद संजीदगी थी। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि युआन जाइजी, इमॉर्टल अल्ट्रा ब्रिलियंस के ग्रैंड एम्परर, इंसानियत को जोड़ने वाले और सॉर्ड सेजेस के एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल, हमारे दरबार में पधारने की कृपा करें। जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, दोनों पंखों के सारे सॉर्ड सेजेस 8 एल्डर्स सहित उस वॉर्टेक्स के आगे गहरा झुक गए और एक आवाज में वही बात दोहराई। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं कि युआन जाइजी, इमॉर्टल अल्ट्रा ब्रिलियंस के ग्रैंड एम्परर, इंसानियत को जोड़ने वाले और सॉर्ड सेजेस के एग्जॉल्टेड सेलेस्टियल, हमारे दरबार में पधारने की कृपा करें। ये समारोह पूरी रस्म रिवाज के साथ किया गया था और इसने इंसानियत की परंपराओं को पूरी तरह प्रदर्शित किया। एक्सू चिंग का चेहरा गंभीर और मर्यादित था। जैसे ही सॉर्ड सेजेस की आवाजें वॉर्टेक्स में गूंजी, तेज रोशनी चमक उठी। सतरंगी सूरज की किरणें आसमान में भर गईं, जमीन और बादलों को रोशन कर दिया। फिर वॉर्टेक्स के अंदर एक दिव्य मूर्ति, डिवाइन लाइकनेस दिखाई दी। एक ऐसी मूर्ति जिसे देखकर किसी की भी आत्मा हिल जाए। वो इतनी भव्य थी कि लगता था जमीन और आसमान को सहारा दे सकती है। वो एक मिडिल एज्ड आदमी की मूर्ति थी, जिसका चेहरा डरावना तो था पर गुस्से वाला नहीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने एक लहराता हुआ शाही चोगा, इंपीरियल रोब पहना था जिस पर 9 ड्रैगन्स बने थे। उसके सिर पर शाही ताज था और पीठ पर वही हरी तलवार बंधी थी जिस पर युआन खुदा था, बिल्कुल वैसी जैसी सारे सॉर्ड सेजेस पहनते थे। इस दिव्य मूर्ति के आते ही आसमान में सब कुछ कांप उठा। जमीन और आसमान में रंग बिखर गए और हवाएं चीखने लगीं। नीचे खड़े सारे इंसान बुरी तरह हिल गए। उनका खून और एनर्जी बेकाबू होकर उबलने लगा, जैसे उनके खून में कोई रिश्ता हो जिसने उनके दिमाग को घुमा दिया। ये इंसानियत के ग्रैंड एम्परर थे। यह सॉर्ड सेज डिवीजन के संस्थापक फाउंडर थे। बिना सोचे समझे सबने अपने सिर झुका दिए, यहाँ तक कि सर ब्लड्समेल्टर और दूसरे सेक्ट पेट्रियार्क्स ने भी। उन्होंने अपनी मर्जी से और पूरी इज्जत के साथ इंसानियत के ग्रैंड एम्परर की मूर्ति को नमन किया। एक्सू चिंग ने भी वैसा ही किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक उसे गोस्ट एम्परर का ख्याल आया। साफ था कि इंसानियत के ग्रैंड एम्परर के सामने गोस्ट एम्परर कुछ कमतर लग रहे थे। ग्रैंड एम्परर के चेहरे के नक्श देखते हुए एक्सू चिंग को एहसास हुआ कि वह 70% एंशिएंट एम्परर डार्क सेरेनिटी की मूर्तियों से मिलते जुलते थे। जब सब नमन कर रहे थे, सॉर्ड सेज ग्रैंड एल्डर गंभीर स्वर में बोले, सबसे प्राचीन सम्राट डार्क सेरेनिटी, जो हेवनली डाउ के चौथे चरण 4th स्टेज के मालिक हैं, उनके आदेशों के अनुसार हमारा सॉर्ड सेज कोर्ट इंसानियत की खातिर तलवार उठाता है, आम लोगों से किसी भी बुरी किस्मत को काटता है और जमीन आसमान में सूरज की रोशनी फैलाता है। इसलिए ग्रैंड एम्परर, हमारे मिशन की पुष्टि कोरबोरेशन के तौर पर कृपा करके पूरी धरती पर सूरज की रोशनी फैलाएं। उनकी आवाज बिजली की तरह आसमान में गूंजी, सारे सॉर्ड सेजेस के दिलों में और देखने वालों के दिमाग में। एक्सू चिंग और बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये पल बेहद भावुक था। आवाज घंटियों की तरह जमीन आसमान में गूंज रही थी, क्योंकि यही सॉर्ड सेजेस का असली मकसद मिशन स्टेटमेंट था। आम लोगों से बुरी किस्मत को काटना, जमीन और आसमान में रोशनी फैलाना, यही एक सॉर्ड सेज होने का मतलब था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे शू क्विंग ने मौत की आंखों में आंखें डालकर बात की। 9000 मीटर की ऊंचाई पर उस वायलेट मून को अपने अंदर समाना। गैस्ट हॉलो की गहराइयों में उन 5 ज़ॉम्बीज का खौफनाक राज और सबसे बड़ी दहशत, वो तीसरा देवता, द थर्ड गॉड, वो विशाल सुनहरी आंख, गोल्डन आई, जो सदियों से वहां सो रही थी। शू क्विंग ने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ उस इमोलेटेड ज़ॉम्बी को हराया, बल्कि ज़ैंग सी यून को भी मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सॉर्ड सेज कोर्ट के ग्रैंड एम्परर युआन जाइजी का आगमन हो चुका है। आसमान में सतरंगी रोशनी फैल चुकी है और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद गूंज रहा है, आम लोगों से बुरी किस्मत को काटना और जमीन आसमान में रोशनी फैलाना। अब सवाल यह है, क्या शू क्विंग और कैप्टन उस इंपीरियल ऑडियंस में टिक पाएंगे? वो ह्यूमन इंपीरियल क्लास टेक्निक आखिर किसकी किस्मत बदलेगी? और ज़ैंग सी यून, जो मौत के मुंह से वापस आया है, क्या वो अब शू क्विंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है? इन सब के जवाब मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, जहां सॉर्ड सेज असेसमेंट का दूसरा फेज शुरू होगा। अगर आज के एपिसोड ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। हमें कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, उस गैस्ट हॉलो में वो झोंपड़ी वाली औरत कौन थी, जिंदा या मुर्दा? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां राज और गहरे होंगे और जंग और भी भयानक। तब तक के लिए सावधान रहें और कहानी सुनते रहें। जय हिंद।